मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारे मोहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज से आपके रूबरू हूँ हर शाम 5 बजे की तरह, लेकर आज नए मेहमान को। लेकिन इसके साथ साथ हमारे आज मेज़बान भी नए हैं। जी हाँ, पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारा आज का ये सेशन जो है उसी सिलसिले की कड़ी है जिसे आप तकरीबन पिछले 6 माह से सुनते आ रहे हैं। वो चाहे कोई शायर हो, अदीब हो, मुहक्किक हो, दानिश्वर हो, मुतरजिम हो, जितने भी हमारे उर्दू के तई, चाहे वो खिदमतगार हों या मैं कहूँगा कि मुहिब्बान उर्दू हों, जिनका भी उर्दू से कहीं किसी भी तरह का कोई लगाव है, वो चाहे हमारे हिंदुस्तान से हो या दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर से, हमने कोशिश की है वो आपके रूबरू आए और वहाँ की बातें करें, उर्दू के हवाले से कुछ बात करें। तो इसी सिलसिले की कड़ी आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं, उन्हें आपने देखा होगा, ऐलान शुदा हैं, मोहतरम खुर्शीद अकरम साहब। बेहतरीन अफसाना निगार हैं, शायर हैं, मुतरज्जिम हैं, मजमून निगार भी हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी ये एजाज़ की बात है कि वो साबिक मुदीर हैं रिसाला आजकल के। इन्हीं के साथ हमारी जो आज मेज़बानी करेंगी तहरीक बक़ाए उर्दू के हवाले से, वो हैं संध्या नवदिता जी। जी हाँ, इलाहाबाद से इनका ताल्लुक़ है और हिंदी अदब के साथ इनका बहुत लगाव है। और मैं इनका यानी इनके हवाले से ये बात करता चलूँ कि ये भी शायरा हैं, अदीबा हैं, सहाफ़त के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी मुतरज्जिम हैं। और मुतरजिम के साथ साथ ये एक बेहतरीन समाजी कारकुन भी हैं। तो मैं आप सबके दरमियान ज़्यादा देर हायल ना रहते हुए अपने मेज़बान से गुजारिश करूँगा कि वो और उनके साथ मेहमान आपके रूबरू हों और आज की गुफ्तगू जो है वो जारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, आप शुरू कर लें, मैं थोड़ा सा इसे जी बैक स्टेज हो रहा हूँ। नमस्कार। इरफान आरिफ साहब का बहुत शुक्रिया कि वो हमें इस मंच पर लाए। मैं तहरीक बकाए उर्दू पेज पर जो हमारे सम्मानित दर्शक आ चुके हैं, हमारे साथी, हमारे दोस्त, मैं उन सबका बहुत इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ, खुश आमदीद। और हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, खुर्शीद अकरम साहब, मैं उनका भी दिली स्वागत करती हूँ कि वो यहाँ पर आज शुक्रिया। बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। तहरीक बकाए उर्दू पेज के जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, जिन्होंने अभी तक इस पेज पर उर्दू बोलने वाले साथियों को ज्यादा सुना होगा, जाहिर सी बात है कि मैं हिंदी से हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि भाषा की कोई दिक्कत हमारे दरमियान ना आए और हम लोग आपस में एक रवानी से बात कर पाए। और जी। खुर्शीद अकरम साहब से जो अदब पर हमारी बात होनी है, उसमें कोई भाषा का रोड़ा ना आए और आएगा भी नहीं। अपने दोस्तों से मेरी गुजारिश ये भी है कि आज आप जो कमेंट्स करें कमेंट सेक्शन में, जिनको हम पढ़ सकते हैं और अपनी बातचीत में शामिल कर सकते हैं, उन कमेंट्स को आप रोमन में लिखेंगे तो मुझे ज्यादा सुविधा होगी। अ, जैसे अस्सलाम वालेकुम तो मैं पढ़ सकती हूँ। हम्म। शाकिर हुसैन साहब को नमस्कार। लेकिन जो लंबे कमेंट्स होते हैं, बेहतर होगा कि उनको रोमन में लिख देंगे तो मुझे फ्लो में पढ़ने में आसानी होगी। वैसे उर्दू का भी स्वागत है। तो खुर्शीद अकरम साहब, आपको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका। जी जी, आदाब आदाब, मैं भी आदाब अर्ज करता हूँ जी। ये जो उर्दू की दुनिया है, जो उर्दू का ये पेज है जहाँ पर हम और आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि
उर्दू को पढ़ने वाले, उर्दू को जानने वाले, उर्दू अदब की दुनिया से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं जो आपको बहुत पहले से जान रहे हैं। फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब हम और आप प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश के मंच पर मिले थे और वहां पर आपने एक बहुत शानदार कहानी सुनाई थी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था। और ये इंट्रोडक्शन अब खुर्शीद साहब के मामले में कहें तो सचमुच रिवाजन है, क्योंकि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद है, उनका बहुत सा काम है। फिर भी मैं उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि खुर्शीद अकरम साहब बुनियादी तौर पर कहानीकार हैं। बाद में उन्होंने नज़में लिखना शुरू किया। मूलतः वो कलकत्ता के रहने वाले हैं, यानी बांग्ला समाज और बांग्ला भाषा से उनका नजदीकी ताल्लुक है। दिल्ली में रहते हैं, केंद्र सरकार के प्रकाशन विभाग में रहे, भारतीय सूचना सेवा में रहे, अभी रक्षा मंत्रालय में है। और उर्दू आजकल के आप बहुत प्रभावशाली संपादक रहे, जिन्होंने उर्दू आजकल को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर और अच्छी जगह पर पहुंचाया। आपने हिंदी कहानियों का विशेषांक निकाला आजकल में 1988 में, जो बहुत चर्चित रहा। हिंदी कविताओं का चयन आपने किया और उनका उर्दू में अनुवाद किया, जो किताब की शक्ल में पब्लिश हुआ। मेरे और खुर्शीद अकरम साहब के बीच गुफ्तगू का एक बहुत ही ये जो धागा है, ये भी है कि खुर्शीद अकरम साहब की आवाजाही हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी में होती रहती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे उर्दू के रचनाकारों को जान पाते हैं, और हमारे जो उर्दू में लिखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हिंदी की रचनाओं से रूबरू हो पाते हैं। तो इसलिए हिंदी कविताओं का ये चयन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो उर्दू में आपकी वजह से आया। और आपका कहानी संग्रह एक गैर मशरूत माफीनामा, मुझे ये नाम बहुत अट्रैक्ट करता है, गैर मशरूत माफीनामा। माफीनामा तो वैसे भी गैर मशरूत ही होता है, जो माफी मंगवा लेता है वो गैर मशरूत उसे करा लेता है। कहानी संग्रह बहुत चर्चित रहा, और आपका कविता संग्रह, उसका नाम भी बहुत आकर्षक है, पिछली पीत के कारने। और इसकी कुछ नज़में मेरी जानकारी में आई, जो मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। उर्दू की वर्तमान पीढ़ी, जिसे हम आपके ही शब्दों में कहें तो आप अपना शुमार 80 के बाद के लेखकों में करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण और सुपरिचित रचनाकार आप हैं। इसके अलावा आपने सुनील गंगोपाध्याय, जो बांग्ला के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनके उपन्यास का अनुवाद किया, जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा। जब आप संपादक के तौर पर काम कर रहे थे तो हिंदी पत्रिकाओं की आपने स्टडी की और उसके हिसाब से उर्दू को और ज्यादा अपडेट किया, उर्दू पत्रिका को अपडेट किया। वो एक इम्पॉर्टेंट काम है, जिसकी वजह से उर्दू अदब में उसको और ज्यादा तवज्जो मिली, और ज्यादा पढ़ना लिखना शुरू हुआ। तो बहुत आपका लंबा चौड़ा आपका बायोडाटा है, जो आपके चाहने वाले, आपको पढ़ने वाले जानते हैं। तो एक सम्मानजनक जगह आपने अदब में बनाई है। मैं यहाँ से शुरू करूंगी और अपने दोस्तों से ये गुजारिश भी करूंगी कि मैंने अपना एक तरीका बनाया है गुफ्तगू करने का, लेकिन इस बीच में आपको अगर कहीं पर लगता है कि मुझे ये सवाल भी पूछना चाहिए, तो बहुत बहुत वेलकम है आपके सवालों का भी। हम आपके सवाल भी अपनी बातों में जोड़ लेंगे। तो खुर्शीद साहब, कुछ अपने अदबी सफर के बारे में बताएं कि कब आपके जहन में ये ख्याल आया कि लिखना है, या आपने लेखन को कब सीरियसली लेना शुरू किया। क्योंकि जब आप लिखते हैं कहानी या नज्म कुछ भी, या तनकीद या इस तरह का कुछ भी, और तब से लेकर के आजकल पत्रिका में संपादकीय मुकाम हासिल करना, ये एक जर्नी होती है। तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में हमसे और हमारे दोस्तों से साझा करें। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूं संध्या जी आपका, आपने मेरा जिस तरह तारुफ कराया, इतने का मैं मुस्तहक तो नहीं हूं। बहरहाल थोड़ा छोटा मोटा लिखने वाला हूं। उर्दू अदब से मेरा चूंकि एक बहुत करीबी जुड़ाव रहा है, वाह। तो मैं हर तरफ कुछ ना कुछ कोशिश की और थोड़ा थोड़ा सभी कुछ लिखा। वो अब इस पे पता नहीं दुनिया किस नज़र से मुझे देखेगी, या बाद में कैसे याद रखा जाऊंगा। बहरहाल मैंने कोशिश की, और इस वक्त तो मैं सबसे पहले तहरीक बकाए उर्दू और इरफान आरिफ साहब और उनके साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक निस्बतन कम मारूफ लिखने वाले को अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और बातचीत के लिए दावत दी। मैं
उनका उन हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और संध्या जी भी, आपका भी खासतौर से इसलिए कि आपने मेरा तारुफ कराया। ये और बात है कि जरा सा आपने उसमें भी थोड़ा सा एग्जैजरेट किया। बहरहाल वो बाद में लोगों को अभी मेरी गुफ्तगू से पता चल जाएगा कि आपने कितना एग्जैजरेट किया था। आ, बिल्कुल नहीं किया। आप बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं आपकी कहानियां पढ़ भी चुकी हूँ और सुन भी चुकी हूँ और आपसे बात भी कर चुकी हूँ। नवाज़िश, शुक्रिया। मैं अर्ज करूं कि एक्चुअली देखिए, हम लोग बचपन से साहित्य में बचपन से, अदब में बचपन से पढ़ता रहा हूँ तरह तरह की। जैसे हमने एक जगह ये लिखा भी है कि हम जैसे पहले जो रिसाले होते थे, शमा, 20वीं सदी, इन लोगों को पढ़ते, इन रिसालों को पढ़ते थे, शबिस्तां, ये सब रिसाले जो हमारा लड़कपन था उस जमाने में निकलते थे, बड़े मशहूर थे उर्दू के रिसाले ये। तो उसके बाद फिर एक एक वक्त होता है जब हमें इस तरह की कहानियों के बाद में लगता है कि भाई अब इन कहानियों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब हमें नया कुछ दे सके। तो मगर कहानी पढ़ने का शौक बहुत शिद्दत से था हमें। शायरी इतनी हमारी समझ में नहीं आती थी, यानी हमें तो ये भी लगता था कि यार हमसे तो एक शेर याद तक नहीं होता, ये कह कैसे लेते हैं, यानी इनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। तो कहानी की तरफ मेरा जो है, तो उसी में कुछ नथर में, कुछ यानी प्रोज में कुछ थोड़ा बहुत लिखने उखने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कभी अदब की दुनिया में इस तरह दाखिल हो जाऊंगा या उसका हिस्सा बन पाऊंगा। ये कहानी वानी जो लिखी कुछ हम लोग, जैसे वॉल मैगजीन वैगजीन निकालते थे, कभी मजमून लिख दिया, कभी कोई छोटी मोटी कहानी लिख दी, बट एज सच उसको आप किसी गिनती में नहीं रख सकते। मगर मैं इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे जो मुलाजमत मिली, और मेरी सबसे पहली पोस्टिंग जो हुई आजकल में बतौर सब एडिटर हुई। अब आजकल एक बहुत बड़ा रिसाला है, और उस जमाने में तो देखिए 1987 में आया था। 1987 का जो अदबी जमाना है वो बहुत ही सरगर्म जमाना है, बहुत बड़ा जमाना है। हमने बहुत से लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी इनसे हमारी मुलाकात भी होगी। सरदार जाफरी और कुरतुल ऐन हैदर और इस तरह के बशीर बद्र और इस तरह के स्पाई के लोग उस दफ्तर में आते थे। आजकल का दफ्तर बहुत बड़ा दफ्तर था, बहुत बड़ी रवायत थी उसकी। और जब मैं उसका सब एडिटर हुआ तो मुझे बहुत एहसास हुआ इस बात का, और कि भाई अब मैं इसमें कैसे फिट आऊंगा। तो बहरहाल जो मेरा पढ़ा हुआ था और समझा हुआ था, मैं राजेंद्र सिंह बेदी को बहुत मानता था बतौर कहानीकार, वो आज भी वो मेरा आइडियल है। तो मतलब ये हुआ कि भाई जो मैंने पहले पढ़ा था और बाद में जो मेरी समझ थी, अ, तब तक मेरे पास इतना ज्यादा, मेरे पास शायद इल्म नहीं था, पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन समझ जो मुझे थी उसने मुझे ये मदद पहुंचाई। फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को जमा किया, और जो अदबी दोस्तों से मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी और ये सब लोग हमारे शुरू में हमारे दोस्त बन गए जब मैं दिल्ली आया। तो उसके बाद फिर हमने कहानी की तरफ, हमने कहा भाई अब जो हमारा सबसे बड़ा पैशन है कहानी, हम उसकी तरफ आते हैं। तो हमने पहली कहानी लिखी, एक आध कहानी लिखी, नाकाम हुए, दोस्तों को सुनाया, बेकार गए। फिर हमने जो एक कहानी हब्स लिखी थी, पहली कहानी मेरी थी वो, ये 1988 की बात है। और वो पहली ही कहानी जो है वो बहुत ज्यादा न सिर्फ ये कि मेरे दोस्तों को पसंद आई, बल्कि एक एक तरह से ऐसा हुआ कि जो जो 1980 का, लेट 80s का जमाना है, उस जमाने में नए लोग बहुत कम आ रहे थे, और जो पुराने लोग थे उन पर अभी जो जदीदियत का जो हावी रुझान था, यानी वो बहुत ही सिंबॉलिक कहानी लिख रहे थे। और अभी वो उर्दू में कहानी की वापसी की बात भी शुरू हो गई थी, लेकिन कैसे हो और क्या हो इस पर सब लोग अपने अपने, जो लोग पहले से लिख रहे थे वो भी, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी इसमें बहुत पेश थे, वो बहुत कहानी लिख रहे थे। तो बहरहाल, तो मैंने ये थोड़ी सी अलामती थी लेकिन बयानिया कहानी थी मेरी। तो इस कहानी ने मुझे फौरी तौर पे लोगों को अपील किया, और ये हमारे दोस्तों को भी, जहां जहां मैंने सुनाई ये कहानी। हालांकि कहानी छपी बहुत बाद में, बहरहाल, लेकिन ये कि मेरी पहचान जो है पहली दोस्तों की नजर में ये हुई कि भाई अच्छी कहानी लिखो। तो फिर उसके बाद मैंने कई कहानियां लिखी, और मजबा की भेड़ें और जाबेन और पालतू और इस तरह की, गोली चलने से पहले, इस तरह की जो मेरी कहानियां फिर छपना शुरू हुई। तो उसके बाद मुझे एक अच्छी खासी, मतलब जैसे मैं समझता हूँ कि मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझे इसकी पहचान मिल गई। और मजबा की भेड़ें कहानी तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई। मेरे ख्याल में पिछले 90 के बाद का कोई भी उर्दू का की एंथोलॉजी हो, शायद उर्दू की बेशतर एंथोलॉजी में मेरी वो कहानी शामिल है। इंग्लिश में, हिंदी में, बहुत सी भाषाओं में छपी है। तो ये मेरा सफर शुरू हुआ कहानी का। अब पोइट्री जो है, नज्म जो है वो, अच्छा वो दूसरी चीज जो मुझे, गजल, देखिए उर्दू में सबसे ज्यादा जो चीज शायरी जो है जो विधा या सिन्फ,
सबसे ज्यादा लोगों को अपील करती है वो गजल है। मैं गजल पढ़ता तो हूँ, सुनता तो हूँ, याद भी रखता हूँ, शेर शेर किसी को सुना भी सकता हूँ। लेकिन मैंने गजल कहने की के बारे में सोचा नहीं कभी। एक आध बार कोशिश की और मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन नज्म जो है वो मेरे पास में जैसे कि अचानक ही एक तरह से मेरे अंदर का इजहार बन करके मेरे सामने आई। और मैं नज्में जो है, लेकिन चूंकि मैं बतौर कहानीकार एक छोटी मोटी पहचान बना रहा था, तो मैंने कहा भाई अगर मैं अब अगर नज्में लिखना शुरू कर दूं तो इसमें लोगों के सामने एक जो सीरियस सिंसियर इमेज होती है वो थोड़ा मुश्किल होगी। तो मैंने नज्में जो भी अपनी लिखी वो अपनी किनारे डायरी में रखी बहुत दिनों तक, किसी को कभी छपाई नहीं नज्में, कहानी पर अलबत्ता। और जो जो भी कहानी लिखी लोगों के, फिर मतलब जैसा कि होता है कि जो जैसे कहानी लिखने वाले को एक थोड़ी सी जगह मिल जाती है उर्दू साहित्य में, उर्दू के पाठकों के बीच में, कारीन के बीच में, क्रिटिसिज्म के बीच में थोड़ी सी जगह मुझे भी मिल गई। जी, जी। बहुत ये ही थे मेरा दिलचस्प, सुबह। हाँ। बहुत बहुत दिलचस्प आपकी जर्नी, जहां पर आपने सब एडिटर से शुरुआत की। जी, बहुत ही फिर शानदार कहा असिस्टेंट एडिटर जाएगा। वगैरह। जी, फिर जी उसका जी असिस्टेंट एडिटर भी रहा जी। जी जी। और एडिटर बहुत बाद लेकिन में बना। जी। इतनी अच्छी जगह से शुरुआत करना अपने आप में एक बड़ी बात है, जो आपने यकीनन इतनी मेरी खुशकिस्मती, मैं समझता जी हूँ मेरी भी खुशकिस्मती। जी। खुशकिस्मती के साथ ही मैंने आपकी कुछ रचनाएं जो पढ़ी हैं, मैं उससे काफी मुतासिर हूँ। और जैसे जाबेन, तो जी। मैं पढ़ रही थी, हालांकि वैसे भी उर्दू में कुछ लेखक ऐसे हैं जो जादू की तरह छापते हैं, जी। जो लिखते, जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कृष्ण चंद्र हैं, ये इन लोग को जी, आप ये पढ़िए बहुत तो बड़े। दिमाग पे नशा तारी हो जाएगा, आप किताब छोड़ नहीं पाएंगे। तो किताबों का नशा क्या होता है, वो इन लेखकों को पढ़ के समझ में आया। और एक समय तो ऐसा था जब यही किताबें थी, इन्हीं पर बात होती थी, इन्हीं से शुरुआत होती थी। बिल्कुल। मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई। लेकिन जब मैंने आपकी कहानियां ये सुनी, जाबेन सुनी और पेशाब घर, तो इन कहानियों का फ्लो जबरदस्त है। जाबेन का जबरदस्त है, अद्भुत है, मजा आ गया सुन करके। मैंने जी, सुना अच्छा, है, इसको शुक्रिया। पढ़ा नहीं है, सुना, अच्छा, लेकिन बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। शुक्रिया। जी। अच्छा, अच्छा। अ, जी। थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे जब लिबरलाइजेशन का दौर आया, हमारे एक पाठक ये पूछ भी रहे हैं और ये सवाल भी मेरा है, अ, हमीदुल्लाह खान साहब पूछ रहे हैं कि 1980 के बाद कहानी में क्या तब्दीलियां आई। मैं थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से जो मैं पूछना चाहती थी वो ये कि 1990 91 के बाद उदारीकरण या लिबरलाइजेशन का एक दौर आया भारत जी। में। जी। उस समय को लेकर के हिंदी में काफी कुछ लिखा गया, कहानियां लिखी हम्म। गईं, उपन्यास लिखे गए, कविताओं में वो स्वर आए। और अंग्रेजी में तो काफी कुछ लिखा गया, वो अरुंधति रॉय हो या इस तरह के दूसरे, झुम्पा लाहिरी हो या इस तरह के दूसरे लेखक जो काफी नामी लेखक रहे। लेकिन अगर हम नामी लेखक को नहीं भी लें, तो भी अंग्रेजी में काफी कुछ लिखा गया, हिंदी में भी काफी कुछ लिखा गया। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि उर्दू अदब में अगर हम ये समझना चाहें कि 1980 के बाद के हालात या 1990 लिबरलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान में क्या हालात हुए, तो हमें क्या पढ़ने को मिलता है। दूसरी तरह से कहें तो उर्दू अदब पर इस प्रक्रिया ने क्या असर डाला। जी, देखिए, मैं एक बात थोड़ा सा फर्क बातें कर दूं आपको। उर्दू कहानी और हिंदी कहानी, उर्दू साहित्य और हिंदी साहित्य, ये दोनों बहुत करीब की जबानें हैं। लेकिन साहित्य में ये दोनों बहुत अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग धाराएं हैं। उर्दू कहानी का मामला या उर्दू शायरी का मामला ये है कि ये तरक्की पसंद अदब, जो यानी प्रगतिशील लेखक PWA का जो जमाना था, वो जाहिर है कि माने पॉलिटिक्स, समाज, ये सब बहुत ज्यादा उर्दू अदब का हिस्सा बना। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ जो जो जदीदियत की तहरीक आई वो हिंदी में भी आई। हिंदी में बहुत पहले इसको सब्साइड कर दिया गया। उर्दू में ये बहुत दिनों तक चली, क्योंकि फिर उसके बाद उस तरह से हमारे यहाँ जो तरक्की पसंद लोग थे वो वो इतने पावरफुल होकर के नहीं सामने आए, या वो जदीद लिखने वालों का मुकाबला नहीं कर पाए बहस में, यानी क्वालिटी ऑफ राइटिंग में, इस तरह से। तो 80 के बाद जो है, पहली बात तो मैंने शुरू में कहा कि कहानी जो है उर्दू की, पहला उसका सबसे पहला पहला जो पड़ाव था वो ये था कि भाई हम जो है
ये जो अलामती कहानियां या जो इख्तियाराती कहानियां लिखी गई, इनसे अपने, और इसकी वजह से हमारा पाठक हमसे छिन गया है, उर्दू का कारी उससे निकल गया था, उसके छिन गया था। तो एक तो ये था कि भाई ये कोई देखिए शऊरी तौर पे नहीं होता है, लेकिन लाशऊरी तौर पे सब कॉन्शियस में लिखने वाले का ये तो रहता है कि भाई आखिर हमारे पास हमारा पढ़ने वाला कौन है, और कोई हमारे लिखे को पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो एक ये हुआ कि भाई, और बहरहाल जोर शोर से ये बात आई कि भाई हमें जो है, हमें कहानी को दोबारा ढूंढना पड़ेगा, कहानी निकल लिखना पड़ेगी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग हैं, मोहसिन खान है, खालिद जावेद है, मैंने कहा था सिद्दीक आलम है, शमोल अहमद, ये कुछ लोग, ऐसा हुआ कि जो पुराने वालों से हट करके साजिद रशीद है, ये लोग आए। सैयद मोहम्मद अशरफ हमसे पहले के लिखने वालों में ऑलरेडी बहुत अच्छी कहानियां लिख चुके थे, लेकिन बीच में उनका भी जमाना था कि वो कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। तो ये सब लोग फिर एक तरह से एक नई शुरुआत की हमने। पहली चीज तो ये थी। दूसरी बात है कि देखिए उर्दू का एक उर्दू बोलने वाला जो समाज है वो लार्जली बड़े तौर पे उस वक्त तक यानी मुसलमानों पर बेस्ड है ज्यादातर। और ये जो जमाना है 90 या 80 के बाद का जमाना, ये आप देखिए हिंदुस्तान में भयंकर फसादात का जमाना है। इन फसादात ने जाहिर है कि एक तबके माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। उसके अंदर खौफ, तो उर्दू में खौफ, यानी ये जो है माइनॉरिटीज के अंदर जो खौफ है, जो राइट्स हुए हैं, जो लगातार इनसिक्योरिटी उनके अंदर आई है, इसका सबसे ज्यादा असर रहा। और एक से एक हमारे यहाँ कहानी लिखी गई, डोंगरवाड़ी के गिद्ध लिखी गई, ये सब 80 के बाद की कहानियां बता रहा हूँ आपको। सैयद मोहम्मद अशरफ ने रोग लिखी, आदमी लिखी, जौकी ने बहुत सी उम्दा कहानियां लिखी। तो ये सब कहानियां, उसके बाद देखिए 92 हो गया, लिबरलाइजेशन का जो जिस तरह से। अच्छा, देखिए एक बात और भी है कि हिंदी में जिस तरह से विमर्श चलता है, यानी भाई वहां पे दलित साहित्य की बात होती है, वहां पे उदारीकरण की बात होती है, वहां पे स्त्री विमर्श की बात होती है। उर्दू में इस तरह की कोई रवायत, यानी हमारे यहाँ इस तरह की बहसें नहीं हुई। इस तरह से लोगों ने कहा नहीं, हम लोग सब उर्दू के ज्यादातर लिखने वाले अपने अपने तौर पे जिंदगी को जैसे समझ रहे थे वैसे वैसे वो लिख रहे थे। लेकिन एक चीज जो मैंने कही कि सबसे ज्यादा उनके सामने थी, बेरोजगारी का मसला भी बाकी था। तो बेरोजगारी की बातें बहुत हो रही थी हमारे यहाँ। उसी जमाने में मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, हमारे क्या नाम है, इलियास अहमद गद्दी की तो कहानियां आई, बगैर आसमान की जमीन, और इस तरह गयास अहमद गद्दी की कहानियां पहले से मौजूद। तो कहानी हमारे यहाँ दो तीन मेजर बातें थी। एक तो ये था कि भाई सियासत और एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी जो करप्शन है, करप्शन हमारे यहाँ एक बहुत अहम मौजू रहा है कहानियों का। करप्शन और फर्का वाराना फसादात, इनसिक्योरिटीज जो हैं वो, और ये, अच्छा उसके अलावा और एक बात मैंने और बताई थी आपको, जी। तो ये तीन चार जो इश्यूज हैं, ये ज्यादा हमारी कहानी का हिस्सा रहे। उस तरह से जैसे आप कह सकते हैं कि हमें उदारीकरण के बारे में, यानी पॉलिटिक्स का हमारी कहानी पे जरा सा कम असर रहा है। जी जी, जैसे मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहूंगी जी। कि कंज्यूमरिज्म आया भारत के अंदर, बेशक कंज्यूमरिज्म पे कहानियां लिखी गई हमारे यहाँ, ये भी जी। जी तो समाज तक उसकी धमक तो पहुंचती ही है। जी जी जैसे जी ये होना शुरू हुआ कि लड़कियों पर या परिवार पर ये प्रेशर आया कि अब सबको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। इनकम इनकम उस उपभोक्तावाद में, कंज्यूमरिज्म में सबको कमाना होगा, तब सबकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जैसे पहले घर में एक फोन से काम चलता था, अब जी। सबके हाथ में फोन होना चाहिए। पहले एक कंप्यूटर होता था घर भर में, अब सबको एक अलग अलग लैपटॉप चाहिए। जी पहले शायद साल भर में दो चार 10 कपड़ों से काम चल जाता था, अब हर महीने 2 कपड़े चाहिए। तो ये फर्क जो पड़ता है जब हमारे यहाँ कोई नई पॉलिसी दुनिया के लेवल पर आती है, जब कोई जी अमेरिका को केंद्र में रख करके या पूरी दुनिया को उस तरह टारगेट बनाकर कोई नई पॉलिसी आती है और एशियाई देशों में उसको लाया जाता है, तो असर जी पड़ता है। जी तो आपने ये सही बताया कि उस तरह को लेकर के कहानियां लिखी गई हैं, और जाहिर सी बात है जो उर्दू पढ़ने वाला हमारा तबका है वो भी इस प्रभाव में आया।
और देर सवेर इन चीजों पर लिखा गया। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगी कि एक यहाँ पर एक उपन्यास लिखा गया, ग्लोबल गांव का देवता। जी रणेंद्र का ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास था, जिसमें जी। किस तरह से खनन हो रहा है, और किस तरह अंधाधुंध खनन हो रहा है, और वहां पर रहने वाले आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। और हम्म। इन आदिवासियों के उजड़ने से नई तरह की अर्थव्यवस्था बन रही है और पुरानी अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। जो जी। पुराने धंधे थे वो खत्म हो रहे हैं, नए तरह के धंधे पैदा हो रहे हैं। इन सब चीजों का असर परिवारों पर पड़ना शुरू हुआ। हम्म। तो इस असर को उर्दू साहित्यकारों ने किस तरह नोट किया, या अभी वो प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है? आ, जी। मैं अर्ज करूं, मैंने देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हमारे यहाँ चूंकि एक तो नॉवेल लिखने का ज्यादा रुझान नहीं था, ये 90, बल्कि 2000, अब इधर के पिछले 10 बरस में नॉवेल लिखने का बहुत रुझान पैदा हुआ। इससे पहले नॉवेल इतना नहीं लिखा है, बहुत कम लोगों ने लिखे नॉवेल। और नॉवेल जो भी लिखे वो पॉलिटिक्स को तो बेस बना करके लिखे गए नॉवेल। जाहिर है कि मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, अब्दुल समाद और हुसैन उल हक, ये लोग जो सीनियर लोग थे, इन सब लोगों ने पॉलिटिक्स को बुनियाद बना करके नॉवेल लिखे। लेकिन नॉवेल क्या, उर्दू समाज में न सिर्फ न ये कोई बहुत ज्यादा अहम नॉवेल भी नहीं आए उस इतने के जो बहुत देर तक याद रखे गए, जैसे कुरैतुल ऐन हैदर का आग का दरिया और अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल जिस जमाने में लिखे थे वो सब, या खुदा की बस्ती जैसे नॉवेल लिखे गए थे। उस तरह से उस पाए के नॉवेल हमारे यहाँ बाद के लोगों ने नहीं लिखे। और कहानी का, जैसा मैंने कहा आपको, कहानी और शायरी, देखिए एक चीज और भी है, मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि ये जो मौजूआत हैं, इनके जो असरात खानदान पे, समाज पे और इन सब पे पड़ रहे थे, इनको कहानी से ज्यादा शायरी ने और गजल की शायरी ने इनको शायरी ने, ज्यादा जी इंगेज जी किया, जी, ज्यादा इंगेज किया। दर्ज किया गजल गया। के शायर को क्या है कि एक हम्म। आसानी है कि उसको नए मौजूआत मिले, नई बातें कहने को मिली, तो वो किया। कहानी कहने के लिए देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत पहले की बात है, श्रींजय की एक कहानी छपी थी, कामरेड का कोट। जी जी। कामरेड का कोट जब छपी, पूरे पूरे उर्दू हिंदी साहित्य में बहुत ही जबरदस्त उस पर बहस हुई, खूब बातें हुई। तो वो कहानी उर्दू में छपी हमारे जमाने के बहुत ही अच्छे राइटर ने, और लिखा कि भाई उर्दू में ऐसी कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो वजह यह है कि उर्दू का कहानी, देखिए एक चीज और भी है संध्या जी, मैं आपसे जरा सा एक बात और भी कहना चाहते हैं। उर्दू जी जो समाज है, उर्दू का जो पढ़ने वाला है, लिखने वाला, ये ज्यादातर अर्बन बेस्ड है, यानी जी। शहरों में रहता है ये। गांव की कहानियां उर्दू में कम लिखी गई हैं। हम्म। प्रेमचंद ने गांव की कहानियां लिखी, अहमद नदीम कासमी ने पंजाब के गांव की कहानियां लिखी। लेकिन जैसे हिंदुस्तान, यूपी, बिहार, ये जो बड़ा खित्ता है गांव का, यहाँ की हम कहानियां हमारे यहाँ उर्दू में बहुत कम लिखी गई, हिंदी में बराबर लिखी जाती रही हैं। तो जी जो फौरी तौर पे जो इस तरह के इश्यूज होते हैं, उन पर तो हमारे कहानीकार ने ज्यादा नहीं लिखा है। वक्तन फवक्तन कुछ लोगों ने लिखा, कुछ कामयाब रहे, कुछ नाकाम रहे, लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कि कोई किसी विमर्श के तौर पे या एक रुझान के तौर पे इस तरह कहानी नहीं लिखी गई हमारे यहाँ। बल्कि हमारे यहाँ एक खास तरह की, मैंने राजेंद्र सिंह बेदी की मिसाल दी आपको, तो इस तरह की जो हमारे यहाँ, या गुलाम अब्बास थे, ये लोग हमारे ज्यादा मॉडल बने, और हमारे यहाँ उस तरह की कहानियां ज्यादा लिखने की कोशिश की गई। जी जी। जितना मैंने पढ़ा है उर्दू जी लिटरेचर तक मैं पहुंची हूँ, तरक्की पसंद तहरीक के रास्ते, जी मतलब प्रगतिशील लेखक संघ में जिस तरह से उर्दू में लिखने वाले लेखकों का रुतबा रहा, जी उनका एक अपर हैंड रहा। उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा, और एक तहरीक में लगातार, और बहुत से नाम हैं, रजिया सज्जाद जहीर साहब, और इस तरह के, ये तो शुरुआत है, प्रेमचंद जी, लगातार एक लंबी फेहरिस्त है इन नामों की। तो इन्हीं के मार्फत मैंने उर्दू साहित्य को जानने की कोशिश की। ये होता जी ही है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके सामने बबल्स की तरह जो आप खोजते हैं उसी से संबंधित चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही मैं है। मैं अगर प्रोग्रेसिव चीजें खोज रही हूँ तो उससे जुड़ी हुई चीजें, वो आंखों को, वो दिमाग को, वो देने वाले जो मुझे देंगे, वो वही चीजें आपके सामने आने लगती हैं, जो आप देखना और पढ़ना चाहते हैं वो आ जाता है।
तो उसी माध्यम से मैंने पढ़ा। और उस माध्यम से इत्तेफाक ये रहा कि मेरी फहमीदा रियाज जी से अच्छी गुफ्तगू हुई। वो यहाँ पर आई थी इलाहाबाद में, और 3 दिन तक वो यहाँ पर रुकी। तो तीनों दिन मेरी उनसे बहुत ही अच्छी बातें हुई। क्या पाकिस्तान में हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। उस समय वो रूमी में खोई हुई थी और रूमी का तर्जुमा कर रही थी। और जी। उनसे मैंने पहली बार, तब मैं बहुत छोटी थी, तब मैंने पहली बार उनसे बहुत छोटी का मतलब अदब की समझ में बहुत छोटी थी, अभी भी बहुत छोटी हूँ अदब को समझने के लिए। तो उस समय मैंने रूमी का नाम उनके मुंह से सुना, और बाद में तो रूमी हमारे देखते देखते इस समय आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले में वो में से शुमार हो दुनिया गए भर हैं। में, दुनिया भर दुनिया में भर बेशक। दुनिया भर में जी। एक जी। लगभग स्पिरिचुअल लिखने वाला व्यक्ति, लगभग आध्यात्मिक स्तर का लिखने वाला व्यक्ति सबके दिलों को छू रहा है। तो जी। ऐसा होता है। हबीब जालिब को उस समय पढ़ा, फैज साहब को, मजाज को, फिराक साहब को, और एक फिर एक पूरी लंबी परंपरा है इसको पढ़े जाने की भी। ये हमारे तो ये स्टैलवार्ट थे बहुत बड़े। जी। ये बहुत हमारे बड़े, स्टैलवार्ट जी रहे हैं वो। जी। जी जी। बल्कि बल्कि अ, हिंदुस्तानी साहित्य के, मैं कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तानी अदब में बिल्कुल इन लोगों का रतबा बिल्कुल बहुत बड़ा है। जी। बिल्कुल। और जब मेरी इस बीच आपसे बातचीत हुई है, तो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने साहित्य को, यानी अदब को, आपने हिंदी या उर्दू के खांचे में नहीं बांटा। आपने ये जी। कहा कि आप अदब को अदब की तरह देखते हैं। और मैं बिल्कुल। इससे जुड़े हुए सवाल पर आऊंगी, लेकिन अभी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे, चूंकि मैं जहाँ से आ रही हूँ वहां जो लिखा पढ़ा जा रहा है, तो आदतन बहुत सारे सवाल इस तरह के आ जाएंगे, मेरे 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 साथ चले आएंगे। जैसे मैं इस बिल्कुल। मंच पे चली आई हूँ, तो मेरे साथ वो जी। सवाल भी चले आए हैं। तो हाँ। जैसे यहाँ पर एक महिला स्वर मुखर है। हाँ। अभी आप देख रहे हैं कि उसको हम फेमिनिज्म कह लें, या जेंडर जेंडर की समानता की बात कह लें, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर की भी बात है। तो ये हम्म। सारी बातें कविताओं में, कहानियों में, हिंदी में आने लगी हैं। जी। स्त्री स्वर बहुत मुखरित है। हम्म। यही स्थिति दलित की भी है, कि जो कास्टिज्म में जिन लोगों को पिछड़ा माना जाता रहा, वो भी लिख रहे हैं, अपनी हम्म। तकलीफें, अपना दर्द बयान कर रहे हैं। जी। हम ये मानते हैं कि अदब अदब आपको ज्यादा इंसान बनाता है, आपको जी। ज्यादा समझने लायक बनाता है, दूसरे के मन को पढ़ना सिखाता है। तो जी। इस तरह आप पूरी मानव जाति के लिए, हर इंसान के प्रति, वो चाहे यहाँ रह रहा हो, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, चाहे लंदन में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, हर एक के प्रति आपके भीतर एक मानवीय संवेदना आ जाती है। तो जी। यहाँ पर उर्दू साहित्य में महिलाओं का, दलितों का वो स्वर कितना सामने आया है या आ रहा है? देखिए, जो दलितों का अदब है वो उर्दू में बहुत कम लिखा है। एक दो लोग हैं जो लिखते रहे हैं। जैसे जैन परमार हैं, उन्होंने दलित नज़में लिखी हैं। ये हमारे गजनफर ने एक नावल लिखा था दिव्य बानी के नाम से। इसी तरह से और भी टाइम टू टाइम कहानियां और लिखी जाती रही हैं, नज़में भी लिखी जाती रही हैं। अब तो बहुत लोग लिख रहे हैं, जो ये एक बेदारी पैदा होती है ना जैसे समाज में। चूंकि मैं आपको वो बात बता रहा था कि चूंकि उर्दू के लिखने वालों का कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था, ये जो दलित समाज के साथ में जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ, जो उर्दू बोलने वाला प्राइमरीली जो मुसलमान हैं, जो ज्यादातर रह गए थे लिखने वाले, या जो गैर मुस्लिम भी थे, पंजाबी ज्यादा थे। पंजाब के वो लोग जो पंजाब से इधर आए थे, मगरबी पंजाब, वेस्ट पंजाब के पंजाबी बोलने जी वाले, वो उर्दू के ज्यादा बड़े लिखने, तो बहुत बड़ा हल्का था वो। तो लेकिन उनके भी एक्सपीरियंस, इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं थे, तो उन्होंने भी जी इस तरह की कहानी लिखी। अब जैसे मैं आप अभी आपसे बात की थी, जैसे जो सिखों का जो खालिस्तान का जो तहरीक का जमाना था, दहशतगर्दी जो सिख मतलब एक खास तरह के तबके से हुई खालिस्तान के नाम पे, तो उस पर जो कुछ कहानियां लिखेंगे, बहुत अच्छी कहानियां लिखेंगे, वो ज्यादातर कहानियां वो पंजाबियों ने लिखी, पंजाबी हिंदुओं ने लिखी, क्योंकि वो बहरहाल उससे मुतासिर हो रहे थे। तो क्या होता है कि लिखने वाला जो है वो एक समाज के तौर पे वो अपने जो जो तजुर्बे उसके होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस उसके होते हैं, जो अनुभव उसके होते हैं, वो उनको पहले पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरी चीजों को वो जानता है, देखता है, लेकिन उसको वो उसके उसका सेकेंडरी होता है, मतलब उसका जो मौजू होता है।
तो मैंने कहा कि लोगों ने लिखे तो हैं लेकिन बाकायदा दलित साहित्य हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हुआ। औरतों की जहां तक बात है, देखिए औरतें हमारे यहाँ बहुत अच्छा लिखने वाली पैदा हुई, और लेकिन जिसको हम फेमिनिज्म कहते हैं वो हमारे यहाँ भी जरा देर से आई। ये सब जिनके आपने नाम लिए, किशोर नाहिद और फहमीदा रयाज, ये सब पाकिस्तान की लिखने वाली, इन लोगों ने जिस तरह से फेमिनिज्म की आवाज को, वहां पे और भी कई शायरात हैं, नसरीन अंजुम भट्टी हैं और तनवीर अंजुम हैं, ये लोग बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम, अजरा अब्बास हैं, वो जो है, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ। बहरहाल ये तो सारा शगुफ्ता है। इन लोगों ने जो औरत का यानी फेमिनिज्म की जो आवाज बनती है उसको अपने तरह से बयान करने की कोशिश की, उसको लिखा और उसका बहुत इस्तकबाल भी किया गया, नहीं उर्दू में। फिर उसके बाद में जो हमारे उसके जो बाद की जो लिखने वाले हैं, ये शहनाज नबी और इस तरह से कहकशां तबस्सुम और इस तरह के बहुत सारी लिखने वाली जो आई, उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया। और फिर एक तरह से जैसे फिर एक चीज होती है कि भाई हर हर तहरीक किसी न किसी जगह पे जाके एक हमवार सतह पे आ जाती है ना, एक प्लेटो पे आ जाती है। तो ये हुआ, मतलब अब वो ये भी चल रही है और वो अपनी जो, लेकिन ये जो यूनिवर्सल जो अपील है अदब की जो है ना, मतलब हमारे यहाँ डायरेक्ट समाज सियासत के बारे में भी बात नहीं की जाती है, डायरेक्ट फिरका परस्ती के बारे में भी बात नहीं की जाती है। तो एक थोड़ा सा एक पर्दा जरूर रखा गया उर्दू शायरी में, उर्दू अदब में। और ये एक एक तरह से कहिए कि भाई उर्दू के अदीबों के दिमाग जहन में ये बात भी है कि भाई उनकी जो बहुत बड़ी ट्रेडिशन रही है उर्दू अदब की, कहानी की भी और शायरी की भी और नावल की, वो उसका हिस्सा है। तो वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया से कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं और उसको में उसमें फिर अपनी जो ट्रेडिशन है उसके साथ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये और बात है कि नई ट्रेडिशंस भी आती हैं, जैसे मैं कहूँ कि अभी बात करने के दौरान आएगा कि जैसे हमारे यहाँ 90 के बाद जो नज़में लिखी गई, उसमें मैंने ये महसूस किया कि भाई इसमें अब हमारा ये जो समाज है, हिंदी साहित्य, बंगला बंगला की नज़में, इन सब ने असर डालना शुरू किया है। इस पर फिर हम लोग बात करेंगे, मैं आपसे थोड़ी सी और बताऊंगा आपको। जी जी जी। आपके कलाम की यहाँ पर आवाज आ रही है कि आप कुछ जी सुनाएं, तो हम जी। जरूर सुनेंगे। हम जरूर सुनेंगे आपको, या तो हम एक नज्म पहले आप सुना दें, उसके बाद हम आगे बढ़े अगले सवाल पर, या फिर हम लास्ट में रखें, आप बताइए। जैसा आप कहें, मैं तो मैं हूँ, मैं पहले भी सुना सकता हूँ, अभी भी सुना सकता हूँ, जैसा जी, आप मुझे कहिए। लगता है कि आप एक नज्म सुना दीजिए। इरफान आरिफ साहब चाहते हैं कि कलाम भी सुनाए, एक नज्म हम अभी सुनेंगे और एक हाँ, नज्म लास्ट में। जी, और उसके बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। अच्छा जी। मैं ना ये मैं अर्ज कर रहा था कि नज़में जो हैं वो मैंने एक तो मेरी एक किताब जो छपी जिसका आपने जिक्र किया, अभी तक एक ही नज्म की किताब छपी है, वो पिछले पीर के कारण है। वो पूरी की पूरी इश्किया शायरी है, मोहब्बत की नज़में हैं वो। और जी दूसरी दूसरी जो है वो नज़में जो मैं कहता रहा हूँ वो ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है, जो हमारा रिएक्शन है, जैसे वही हमारे अभी जैसे पिछले दिनों हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। तो उसमें जी मेरे मेरे ध्यान में ये बात है कि भाई ये वायलेंस हो रहा है, उसमें आखिर हमारी औरत कहाँ है, और औरत का कोई रोल है कि नहीं है। तो वो मैंने एक नज्म कही कि भाई लड़कियों कहाँ हो तुम। तो ये हम्म लंबी नज्म है, मैंने कही इस बात के लिए कि भाई ये एक आधी आबादी तुम्हारी है, आधी दुनिया तुम्हारी है, ये मर्द जो है इतना इतना वायलेंट हो रहा है, बात बात में ये तलवार निकाल रहा है, ये बिला वजह जंग के लिए चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई जंग का मैदान बना हुआ है। तो ये क्यों है, तो और आप कहाँ हैं, आप माँ हैं, आप बेटी हैं। मैंने इस तरह का मैंने इसको मौजू बना करके एक नज्म लिखी। इसी तरह से टाइम टू टाइम जो मेरे, लेकिन जो मौजूआत सामने आते रहते हैं, जो जो भी मैं चूंकि बहुत मैं ये अर्ज करूं कि मैं बहुत ज्यादा ना सिर्फ अपने आप को शायर मानता भी नहीं हूँ, और ना मैं कभी किसी मंच पे गया हूँ शायरी सुनाने के लिए। मैं कभी नहीं जाता हूँ, कभी अपने अपने परिचय में भी नहीं बताता हूँ कि मैं शायर हूँ। जिसको मालूम है कि मैं नज़में कहता हूँ उसे मालूम है। तो जब ये मेरी नज़में छपी तो मुझे खुद भी नहीं अंदाजा था कि भाई ये नज़में जो हैं वो किस काबिल होंगी, किसी काबिल होंगी। ये कोई तकरीबन 20 साल के अरसे में मैंने ये नज़में टाइम टू टाइम कहता कहता रहा और जमा करता रहा अपने पास में। और एक जी वक्त आया जब मुझे लगा कि भाई अब ये कुछ कुछ नज़मों को पढ़ के महसूस होता है कि भाई इसको छपवाना चाहिए अब। फिर मैंने दो एक दोस्तों से मशवरा किया। हमारे दोस्त हैं नोमान शौक साहब, बहुत अच्छे नज्म के शायर हैं। उनको मैंने कहा कि जरा देखो इसको, एक एक हमारे बहुत अच्छे नज्म के
शायर हैं, इकराम खावर साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं खालिद जावेद साहब, जो हम लोग बहुत साथ उठते बैठते हैं। हमने उनको कुछ नज़में अपनी सुनाई। जब उन लोगों ने थोड़ी मेरी हौसला अफजाई की, तो मैंने फिर इरादा किया कि अच्छा भाई नज़में छपवानी चाहिए। तो ये मैंने फिर नज़मों की किताब छपवाई अपनी, 2011-12 में छपी थी ये किताब। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे मुझे खुद भी बहुत ताज्जुब हुआ। मैं नहीं समझ रहा था कि जो उर्दू में नसरी नज़्म को बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान में कम से कम बहुत ज़्यादा अभी भी कबूलियत नहीं मिली है, लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं। और हमारे यहाँ भी मैंने ये जो है गद्य कविता जो है वो बहुत अच्छी तरह नहीं समझी जाती। वहाँ छंदबद्ध कविता या पाबंद शायरी जो है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, गज़ल का जो दबाव है यहाँ पे, उसके नतीजे में। तो ये हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि आखिर ये मेरी नज़में किसी काबिल होंगी। ये किताब, इतनी किताबें छपती हैं, हमारी किताब भी छप के बह कहीं बह जाएगी। अब लेकिन ये हुआ कि इस किताब को लोगों ने पसंद किया। और सबसे बड़ी बात यह कि शायरों ने बड़ा पसंद किया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि शायर, ड्रामा निगार, कहानीकार, इन लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया इसको। यही मेरा सबसे बड़ा इनाम था। तो वो कुछ नज़में जो हैं वो फिर मेरी लोग हो गई। और एक नज्म जो है वो मुझे अभी किसी किसी ने अभी याद दिलाया, तो मैं चाहता हूँ कि वो नज्म आपको सुनाऊं। ये है तो ये भी जाहिर है कि मोहब्बत की नज्म है। ये मेरी किताब जो है पिछली ईद के कारण से मैं आपको सुना रहा हूँ। नज्म का उन्वान है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बहुत लिए, अच्छा। तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था जमीन की कशिश से बाहर एक आसमान। ग्रेविटी जो है ना, उसकी बात। तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था जमीन की कशिश से बाहर एक आसमान, एक घोड़े की पीठ और एक सड़क, एक घोड़े की पीठ और एक सड़क जिस पर धूप चमकीली होती है, बारिश अलबेली होती है। वाह वाह, क्या बात। एक मिसरा लिखा था तुम्हारे लिए, मन की मिट्टी में दबाकर रखी थी तुम्हारे नाम की कौपल। तुम्हारे लिए बचाई थी लहू की लाली, रज्जगे अकीदों की शिकस्तगी। एक हाथ में आग की लपटें, एक में आबे पाक। क्या बात है। एक हाथ में आग की लपटें, एक में आबे आबे पाक। एक आंख शर्मीली, एक आंख बेबाक। क्या बात, क्या बात। कश्ती के तख्ते और शौक का मवाज दरिया, मतलब जो बहुत उफनता हुआ दरिया हो। कश्ती के तख्ते और शौक का मवाज दरिया, शहद दुनिया को बांट दिया, बचा कर रखा अपना मोम। तुम उसकी बाती होती, हम वाह जलते वाह सारी रात। तुम उसकी वाह। बाती होती, हम जलते सारी रात। अब दूसरा, एक छोटा सा दूसरा स्टैंजा है कि तुमने चुना सोने का सिंदूर, चांदी की चंगेरी, पलंग नक्शीन, पुख्ता छत, पक्की दीवारें, पक्का घड़ा, उथला कुआं। क्या बात है, क्या बात है। पक्का घड़ा, उथला, उथला उथला कुआं। कुआं, पानी जैसा ठहर गई तुम, वाह। हवा के जैसा बिखर गया मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये पानी ये ये जैसा ठहर गई तुम, हवा के जैसा हवा के बिखर जैसा गया। बिखर गया मैं जी। क्या तो बात है, ये क्या। ये इस तरह की नज़में जो हैं वो बहरहाल अब आपको भी पसंद आए अगर, तो बड़ी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की नज़में लोगों ने पसंद की। जी बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मुझे इसकी अंतिम दो लाइनें तो एकदम छूने वाली हैं, कि जी पानी जैसा ठहर गई तुम, हवा के जैसा बिखर गया मैं। क्या जी बात जी, है। शुक्रिया शुक्रिया तो शुक्रिया नौफल। आप हवा की तरह बिखरे हैं, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान भर में आप हैं। मेरी अच्छा है कि आप मेरी राख उड़ रही है जी। वो राख बहुत उपजाऊ है, मैं यही कहूंगी जी कि उस राख से काफी कोपले उसमें हैं, और उसमें से फूलों की बहुत खुशबू है उसमें। तो हम फिर से अपने सवालों की तरफ आते हैं। जी आज मेरी बात हो रही थी, शायर हैं, उनको मैं बाऊची बोलती हूँ, बुद्धि सेन शर्मा जी। जी उनका एक शेर बहुत ही फेमस है,
बहुत सारे शेर उनके, बहुत सारे दोहे बहुत पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो बहुत सराहे जाते हैं। वो 80 प्लस के हैं इस समय वो। तो उनका जी। एक दोहा मैं सुना रही हूँ, और उनसे क्या बात हुई ये बताऊंगी। उनका हम्म दोहा है कि मछली कीचड़ में फंसी, बोले या अल्लाह। हम्म। मछली कीचड़ में फंसी, बोले या अल्लाह, आखिर हम्म कैसे पी गए सागर को हम्म। मल्लाह। वाह वाह वाह। तो जी ये बहुत। ये जी। बाबूजी का दोहा है। जी। तो आज मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि वो बहुत सारे मुझे दोहे और शेर बोलते रहते हैं, जो मैं अपनी फेसबुक वॉल पे लिखती हूँ। जब मैं लिखती हूँ तो बाबूजी को नुक्ते का बहुत ध्यान रहता है। नुक्ता चीनी अच्छा। जिसे कहते हैं, फिर वो एक एक शब्द तुमने हाँ यहाँ लगाना हाँ। था, यहाँ ऐसे लगाना था, जा के नीचे, का के नीचे, ये ठीक करो इसको। तो आज मैंने उनसे पूछा, और वही मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। हाँ, कि बहुत सारे लोग उर्दू नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उर्दू की स्क्रिप्ट अलग है। जी। लेकिन वो उर्दू में जो तलफ्फुज है, जो जा का जा का अंतर है, जो का और काफ का जो अंतर है, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो भाषाई शुद्धता का ख्याल रखते हैं, इन्हें आप किस भाषा में गिनते हैं? वो उर्दू में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे हिंदी के लिखने वाले भी जो हैं वो बड़ा ख्याल रखते हैं इस बात का। और जी। मैं समझता हूँ कि भाई ये ठीक है, उनकी अपनी एक पर्सनल राय होती है। और जी। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में लिखते हैं और जैसे जा का इसका ख्याल नहीं करते हैं। तो देखिए, हर हर शब्द जो है वो जाहिर है कि लफ्ज की बात होती है। उर्दू और हिंदी का ग्रामर एक है, इसका हम्म। ग्रामर एक है ना। तो ग्रामर बिल्कुल। एक है, बहुत से वर्ड्स कॉमन हैं इनमें। एक बहुत दूर तक ये दोनों जो हैं जबान साथ साथ चलती हैं। उसके बाद जाकर के इनके धारे जरा जरा अलग होते हैं। उर्दू फारसी अरबी की तरफ मुड़ जाती है, हिंदी संस्कृत की तरफ मुड़ जाती है। तो ये ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारे लोग हैं जो इनको एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते हैं। हिंदी वाले, उर्दू वाले भी जो हिंदी के लफ्ज अपने पास लाते हैं, जैसे हमारे पास अणा का नहीं है, कारणे नहीं है, हम कारण ही बोल सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं है इस हम्म। तरह। तो हम्म। मैं इस मामले में मुझे ये लगता है, सुनने में मुझे ये तो पसंद है कि अगर कोई उर्दू का शब्द इस्तेमाल करे तो उर्दू की जो वो जो नजाकत है उसको भी थोड़ा अगर उसको बरत सके तो ज्यादा अच्छी बात है, मगर गलत ना करे। और जैसे कई बार लोग जो है, बहुत छोटी सी बात है, जैसे जलील नाम है हमारे यहाँ आजकल सुनते हैं आप। तो अब जी। वो जी। कोई समझता है कि भाई ये तो जा है, जा से बेहतर तो जा होता है, तो वो उसको कहते थे जलील भाई। अब ये जलील जो बिल्कुल। है वो अनर्थ। बिल्कुल बरहस्मान अर्थ। है, राइट। हाँ। अर्थ का हिंदी अनर्थ हो गया। जी जी, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, जो इसको अब हमारे यहाँ उर्दू में बहुत सारे लफ्ज जो हिंदी के इस्तेमाल, जैसे आप ऋतु कहती हैं, हमारे यहाँ रुत हो गया वो लफ्ज, है ना, उर्दू में हम्म। रुत हो गया। तो अब हम्म। ये जो है तत्सम और तद्भव का जो फर्क है, यानी एक जबान से दूसरी जबान में जब कुछ लफ्ज आते हैं तो न सिर्फ ये कि उसका उच्चारण तलफुज बदल जाता है, कभी कभी उसके माने में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। तो वो, अभी मैं किसी की बात कर रहा था, अभी मुझे किसी ने कहा तवायफ का लफ्ज जो है, तो ये फारसी से आया है तवायफ का लफ्ज। तवायफ के माने फारसी में अभी भी औरत के हैं। वो माने जो तवायफ के हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं वो नहीं है वहां पे, है ओ। ना। ये मुझे कृष्ण मोहन एक शायर थे यहाँ पे, वो हम्म। फारसी में भी शायरी करते थे। तो उनसे हम्म। मैंने पूछा, उन्होंने तवायफ का गजल सुनाई, तो मैंने पूछा उनसे, तो कहने लगे देखिए, हम हमारे यहाँ उर्दू में ये इस्तेमाल है, फारसी में उसका इस्तेमाल औरत की तरह ही है। तो हमने उसको वहां चूंकि फारसी जबान में हमने लिखी है तो हमने वो किया है। अब ना फारसी वाले हमसे ये कह सकते हैं कि साहब आपने कैसे ये तवायफ का लफ्ज जो है यहाँ कैसे इस्तेमाल कर लिया, और ना अब हम उनसे कह सकते हैं कि साहब हम तो ये इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अब इस तरह से कीजिए। ये जबानें जो हैं, जबान के मानने वाले जानने वाले जैसे जैसे अपने अंदर दूसरी जबान के लफ्ज को अपने अंदर समाते जाते हैं, इन्हें समाहित करते जाते हैं, वैसे वैसे वो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने उच्चारण के हिसाब से कुछ तब्दीली भी करते हैं, कुछ को बिल्कुल एज इट इज रहने देते हैं। आप उर्दू हिंदी की बात करें, ये तो करीब है। मराठी में गजल कही जाती है, मराठी जबान में बहुत कुछ उर्दू के फारसी के अल्फाज हैं, गुजराती में है, हिंदुस्तान की बहुत सी जबानों में है, बंगला में है। लेकिन वो अपनी, जैसे बंगला में फतेह है ना। हम कहते हैं वो कहते हैं किला फतेह हो गया, तो वो कहते हैं केल्ला फतेह।
यानी किला को किला किला कर दिया, फतेह को फतेह कर दिया। तो अब ये उनकी जबान का जो कैंडा है, जो उस तरह की जबान जिस तरह वो बोलते हैं, उसके हाँ हिसाब हाँ। से उन्होंने उसको अपना कर लिया, उसको अपना लिया। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरह से कोई भी, ना उर्दू वालों के जी लिए कोई इतराज की बात है, ना हिंदी वालों के लिए। जी जी बिल्कुल। मुझे जी याद आ रहा है इलाहाबाद में रहते हुए कि इलाहाबाद में नीलाब जी रहते थे, और जी। उनके पिताजी उपेंद्र नाथ अश्क जी उर्दू में लिखते थे। हम्म। और मेरी नीलाब जी से अक्सर मुलाकातें होती थी, तो वो भी या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो भी भाषा को जानता है, भाषा को बरतने की तहजीब सिखाने लगता है, जी क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। तो जी जी बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी कि जी कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए। वो तो हिंदी में लिखते थे, लेकिन उस समय हम लोग राष्ट्रीय सहारा में थे। सहारा हम्म। समय एक पत्रिका यहाँ पर निकलती थी, जिसमें आईना नाम का वो स्तंभ लिखते थे। जी और वो इतने ज्यादा अपने लिखे हुए को लेकर के इतना कठोर थे कि वो संपादक के यहाँ जाकर के खुद प्रूफ रीडिंग करते थे कि नुक्ते की अच्छा। भी गलती होनी नहीं चाहिए वहां पर। हाँ, जी जी कोई भी जी नहीं, जी जी नुक्ते की, विराम जी चिन्हों की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी और जी ये उनको एक परंपरा से भी मिला था। उनकी माँ प्रकाशक थी, पिताजी उर्दू के बड़े राइटर थे। तो जी वो तहजीब और वो सोफिस्टिकेशन, वो चाल चलन उनके पूरे व्यवहार में आया था। तो जी। वहां से भी मुझे ये बात याद आई। हम्म। हमारे बीच में एक सवाल आ रहा है, मैं बीच बीच में सवाल भी ले लेती हूँ जी जी कि बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि कहानी और अफसाने में क्या फर्क है। देखिए, वो ये कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कहानी एक अलग चीज है, अफसाना कोई अलग चीज है। कोई फर्क नहीं है। अफसाना फारसी का लफ्ज है, कहानी हिंदुस्तानी लफ्ज है, हिंदी का लफ्ज है। हम इसको कहानी भी बोलते हैं, अफसाना भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको कुछ कुछ मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत जैसे गाढ़ा लफ्ज, या कोई कहानी का जो अलामती कहानियां, उस तरह की कहानियां हो, यानी जिसमें सीधी सादी नैरेटिव स्टोरी नहीं होती है, फैक्ट शीट की तरह कहानी नहीं लिखी जाती है, और उसको वो अफसाना कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई डिमार्केशन नहीं है। हम अफसाना भी लिखते हैं, उसी के लिए लफ्ज कहानी भी लिखते हैं। मैं खुद अपनी तौर पे, मैं ही क्या मतलब, वो इबादत बरेलवी भी लिखते हैं, वो गोपी चंद नारंग भी लिखते हैं, वो बिल्कुल शमसुर रहमान फारूकी भी लिखते हैं। कोई फर्क नहीं है इसमें। बिल्कुल ये मेरे बिल्कुल। ख्याल में एक थोड़ा सा। जी जी अजय मालवीय जी का एक सवाल है जी। कि ये क्या हमारे बड़े किसी ने, अच्छे दोस्त हैं। जी जी, अजय मालवीय जी साहब जी। जी हाँ जी, वो अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहे हैं, उनकी ये जी, हाजिरी बेशक भी है बिल्कुल, मुझे जिससे खुशी हुई कि वो यहाँ हैं। जी जी। जी। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या उर्दू में कश्मीरी पंडितों के मसाइल पर लिखा गया है। देखिए, कश्मीरी पंडितों के मसाइल पर भी कुछ कहानियां जो हैं वो मैंने वैसे तो ज़्यादा नहीं देखी। चूंकि जो लोग कश्मीरी में उर्दू के, एक मज़े की बात यह है कि उर्दू में कश्मीर के राइटर, कश्मीरी लिखने वाले, जो लोग हम्म। अभी मौजूदा कश्मीर है हमारा, ये जो है, जिस जो कश्मीर है, तो हेलो। जी जी, मैं हूँ। हाँ अच्छा। तो जी मैं अर्ज कर रहा था कि वो कश्मीरी के लिखने वाले जरा हमारे यहाँ कम है। मैं, हमारे पास कई लोग थे। मैं जानता हूँ, हमारे चंद्रभान साहब थे, और थे, यश सरोज थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन खुद खुद मेरी मीटिंग नज़र में से, हूँ, मीटिंग में हूँ। जी, तो मेरी नज़र से कोई ज़्यादा ऐसी कोई बहुत अहम कहानी उर्दू के लिखने वाले की तो नहीं पहुंची। मैंने अभी फिर वही कह रहा हूं मैं, कि देखिए, जिसका जो तजुर्बा है, उर्दू लिखने वाले बेशतर लोग जो हैं वो शुमाली हिंदुस्तान इधर से लेकर के और यहाँ तक है। कश्मीर की मादरी, वहाँ की जो सरकारी जबान उर्दू है, और लेकिन ज्यादातर वहाँ के जो लिखने वाले हैं वो मतलब मेन स्ट्रीम हमारे उर्दू लिटरेचर में कम लोग हैं। हामिदी कश्मीरी जैसे लोग जरा कम कम आए हैं। ज्यादातर लोग शायर आए, शायर ज्यादा है, कहानीकार बहुत कम आए हैं उधर से। अब भी बहुत कम लोग कहानीकार के तौर पे आते हैं। दीपक बुत्की साहब हैं, वो लिखते हैं कुछ कुछ, और नूर शाह वगैरह, उन लोगों ने लिखी हैं कहानियां। लेकिन एज सच कोई रुझान के तौर पे या कोई बड़ी कहानी कोई मेरे नजर से तो नहीं गुजरी, कम से कम मुझे नहीं अंदाजा। जी जी
उर्दू जी और हिंदी दोनों से जुड़े हुए हैं, जी और जी प्रकाशक के तौर पर भी आपने काफी चीजों को देखा है। जी तो मैं आपसे ये बात भी करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी उर्दू दोनों की ही आप क्या स्थिति पाते हैं कि उर्दू और हिंदी में जो कुछ लिखा जा रहा है उसका क्या भविष्य है? और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है हमीदुल्लाह साहब का। वो पूछ रहे हैं, क्या उर्दू पढ़ने वाला तबका कम होता जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उर्दू पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ की बहुत बड़ी आबादी, चूंकि उर्दू वहाँ की सरकारी ज़बान के तौर पे है, और वहाँ के ज़्यादातर लोग जो वैसे तो जैसे सिंधी हैं या पंजाबी हैं या पख्तून हैं, बलूच हैं, ये सब लोग अपनी अपनी ज़बानें बोलते हैं, लेकिन इन सब में उर्दू के लिखने वाले मौजूद हैं और इन सब में उर्दू पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान में उर्दू पढ़ने वाले तो अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। और आमतौर पे देखिए, जैसा हम लोग समझते हैं कि भाई उर्दू का पता नहीं हिंदुस्तान में फ्यूचर कैसा है, ये बात पिछले 40 बरस से मैं भी सुन रहा हूँ। जाहिर है कि जब हम लोगों ने होश संभाला तब हमारे सामने भी ये सवाल था। और मुझे लगता है कि नहीं, जो जबानें होती हैं और बड़ी जबानें जो होती हैं, बड़ी जबानें ना इतनी जल्दी बनती हैं ना इतनी जल्दी मिटती हैं। इनका भी एक एक और एक कंटिन्यूएशन होता है। और मजे की बात यह है कि जब हम लोग अब समझ रहे थे कि भाई उर्दू में लिखने वाले लोग कम हो रहे हैं, तो अचानक हमने देखा कि बहुत सारे वो लड़के जो हिंदी जिन्होंने पढ़ी थी और हिंदी जबान के जरिए आए थे, महेंद्र कुमार सानिया, अभिषेक शुक्ला हैं, और इस तरह से ढेरों लोग जो हैं वो अचानक उर्दू शायरी में और बहुत ही जोर शोर के साथ में आ गए। और इस टाइम में हमारी शायरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके नाम से है। तो ऐसा नहीं है, और वो सब उर्दू पढ़ रहे हैं, वो सब उर्दू में जी। लिख रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं। तो बाकी ये है कि देखिए, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि भाई चूंकि मुसलमानों की का जो मजहबी लिटरेचर है वो बहुत बड़ा उर्दू में लिखा गया है। बहुत बड़ा बहुत बड़ा जो है लिटरेचर जो है, इस्लामी साहित्य जो है वो उर्दू में लिखा गया है। तो एक तो ये भी जबान है, मदरसों के जरिए हमारी जबान अभी चल रही है, उर्दू मीडियम के स्कूल हैं अभी बहुत बने हुए। बंगाल में उर्दू मीडियम स्कूल है, बाकायदा तालीम होती है, बिहार में है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा खित्ता है जहाँ पर अभी उर्दू तालीम बहुत ज्यादा ये हो रही है, राइज है। तो इससे मुझे लगता है कि ऐसी कोई बहुत ज्यादा तशवीश की बात नहीं है। और न सिर्फ कश्मीर के बारे में मैं कह ही रहा था कि वहाँ की तो सरकारी जबान है। तो इस तरह से उर्दू एक जबान के तौर पे दो चीजें हैं, एक लिंग्वा फ्रैंका के तौर पे और एक वो जबान जो लिखने पढ़ने की जबान है उसके तौर पे, दोनों ही तरह से ये जबान जिंदा जिंदा है। और लिंग्वा फ्रैंका के तौर पे तो मैं कहूँ कि अगर ये देखा जाए कि पिछले 30-40 बरस में कौन सी जबान है जो हिंदुस्तान भर के लोगों के बीच में जिसकी जिसकी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है, स्क्रिप्ट की नहीं, भाषा की बात कर रहा हूँ, लफ्जों की बात कर रहा हूँ, तो वो उर्दू जी। है ना। वो जी। हमारे सीरियल्स हैं, एडवर्टीजमेंट आप देखिए, इश्तहारात देखिए आप, हमारे जो हिंदी हिंदी आप टेलीविजन पे ऐड देखते हैं, वो कहता है कि ऐसा पेट में जब गैस हो तो लगता है हम कहीं गायब ही हो जाते हैं, और ये गायब ही हो जाते हैं, कहता कहता है वो कैरेक्टर। तो वो जो है, या मैं कहता है सॉरी बाबूजी, मेरी ही गलती थी, वो गलती भी हम्म। कह सकता था, तो मेरी ही भूल भी कह सकता था। लेकिन जबान के तौर पे जो उर्दू को जिस इस वक्त जितनी ज्यादा मकबूलियत मिली है, टेलीविजन सीरियल्स देखिए, फिल्में देखिए, आप पार्लियामेंट में भी उर्दू उर्दू बोली जाती है, नेता जो है तकरीर करते हैं तो वो उर्दू के शेर इस्तेमाल करते हैं। तो एक लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे महाराष्ट्र, आप साउथ के स्टेट्स में जाइए तो वहां भी आपको जो लोग बात करेंगे जो हिंदी की तरह यानी हिंदुस्तानी बोलने की कोशिश करते हैं, उनके पास भी ज्यादा लफ्ज उर्दू के ही होते हैं। ये एक इत्तेफाक की बात है कि ये उर्दू जबान इस तरह से हमारे हिंदुस्तानी समाज में अभी बनी है, और ये बनी रहेगी किसी भी तरह से, चाहे बोली की सतह पे या लिखने पढ़ने की जबान के तौर पे, तो बहरहाल ये फिर भी बनी रहेगी। और पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वहां की तो सबसे बड़ी सरकारी सरपरस्ती उसको हासिल है, और दुनिया भर में वो पाकिस्तान वाले यही बताते हैं कि भाई उर्दू उनकी जबान है। तो इसलिए उनको वो सारी सारी मतलब उनको एक तरह से पैट्रनेज भी मिली हुई है, उर्दू फल कई फूल बार भी रही। क्या जी, कई बार क्या होता है, मैं पक्का नहीं कह रही, इस पे मैं कोई मोहर नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं एक बात जी कह रही हूँ कि जिस चीज को सरकारी
संरक्षण मिल जाता है उसका हाल बदहाल हो जाता है, ऐसा तो हमने हिंदुस्तान में देखा है। पाकिस्तान में क्या हाल है मुझे नहीं पता। तो सरकारी संरक्षण अगर मिल गया है तो वो एक खतरनाक स्थिति होती है। देखिए, ये बात आपने सही कि हमारे यहाँ जैसे राजभाषा जो है हिंदी को की जो राजभाषा है, जाहिर है कि वो पॉपुलर नहीं हुई है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हमारे एक मैं ऑल इंडिया रेडियो में था अभी इससे पहले। तो मुझसे हमारे एक साथी ने, हिंदी के मुझसे सीनियर थे, तो मुझसे कहा यार जी तुम हिंदी न्यूज रूम में आ जाओ। हिंदी न्यूज रूम, मैं इंग्लिश न्यूज रूम में हूँ। तो मैंने कहा क्यों, मैं तो भाई हिंदी इतनी जानता ना। कहने लगे, तुम आ जाओ, वो हो जाएगा। तो मैंने कहा आप क्यों चाहते हैं, मैं तो हिंदी। कहने लगे नहीं, उर्दू वाले जो है ना हमें चाहिए, जो उर्दू के हम्म। लफ्जों को हिंदी में इस्तेमाल कर सके, हमें ऐसे लोग चाहिए, वो हमको राजभाषा वाली जबान नहीं चाहिए। तो मुझे थोड़ा खुशी भी हुई। खैर हमारे एक दो साथी उधर गए, और उन लोगों ने, मैं तो नहीं गया उधर हिंदी की तरफ में। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है, हिंदी हिंदी के अखबारों में जो जबान लिखी जाती है, मतलब जो सहाफत की जबान है ना, उसमें भी हिंदी में उर्दू के हेडिंग्स में, सुर्खियों में उर्दू का लफ्ज लिखा था, सजाए मौत ही लिखा जाता है ना। तो जी, इस तरह है। और ये, जी, जी, इससे जुड़ी हुई मेरी बात है हाँ, कि आप प्रकाशन विभाग से जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा जी, इस पर भी बात करना चाहूंगी कि हम लोग अब इस गुफ्तगू के अंतिम हिस्से पर हैं बिल्कुल। जी, अ, तो उर्दू साहित्य में प्रकाशकों और प्रकाशन दोनों की स्थिति कैसी है, क्योंकि प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट विधा है। अगर प्रकाशक नहीं होगा तो उर्दू में लिखने वाला या हिंदी में लिखने वाला या किसी भी जुबान में लिखने वाला पाठक तक पहुंचेगा कैसे। अ, हम्म। अब तो मैंने सुना है, मैंने देखा है कि कोई नया लिखने वाला है तो प्रकाशक उससे पैसा मांगते हैं। अगर बहुत हम्म, बड़े प्रकाशकों को छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ब्रांडेड लेखकों को छापते हैं, जिनसे वो पैसा हम्म, नहीं लेते, उनको रॉयल्टी देते हैं और पूरा हम्म, सम्मान करते हैं। लेकिन जो आम स्थिति है उसमें तो पैसा मांगा जाता है। तो हम्म, ऐसे में एक तो मैं ये पूछूंगी कि सवाल है कि जब छपेगा तब पाठक तक आएगा, और प्रकाशक एक पुल है, तो इस पुल के क्या हाल हैं। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई कि कुछ पत्रिकाएं निकल रही हैं उर्दू में। अ, अच्छा, मैं पत्रिकाओं पर बाद में बात करूंगी, पहले प्रकाशक एक पुल है इस पर बात हो जाए कि प्रकाशक के क्या हाल हैं। वो परवीन शाकिर का एक मिसरा है ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, है ना। तो जी जी जी। तो मैं ये कहूँ कि भाई बहरहाल रुसवाई है, लेकिन ये मैं कहूँ कि इस वक्त तो हमारे यहाँ प्रकाशक नाम की कोई चीज नहीं है। ओ। कुछ कुछ लोग, कुछ प्रकाशक हैं। प्रकाशक बहुत हैं, किताबें बहुत छप रही हैं। आपको ये दिलचस्प बात आपको मिलेगी कि उर्दू में किताबें बहुत ही ज्यादा छप रही हैं, और किताबें छप भी रही हैं, और उनको छापने वाले लोग भी मौजूद हैं, उनको ना प्रकाशक ही कहते हैं। लेकिन वो जो प्रकाशक होता है, जो पहले जिसको आप कह रही हैं, हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी जबानों, बड़ी जबानों में जैसे होता है कि वो जी अपने किसी भी राइटर, उसके पास कोई राइटर अपना स्क्रिप्ट लेके, उसके पास मैन्युस्क्रिप्ट लेके उसके पास जाता है, वो उसको देखता है, अगर उसको छापने लायक होता है तो वो उसको छापता है, और वो उसको लिखने वाले को कुछ थोड़ा बहुत रॉयल्टी भी दे देता है, या कुछ लमसम दे देता है। उर्दू में ये ज्यादा नहीं चल पाया अभी तक, तो नहीं, इस वक्त तो नहीं है। पिछले दिनों पेंगुइन ने ये शुरू किया था, वो उन्होंने भी बंद कर दिया। उन्होंने दो चार पांच 10 लोगों को, विशेषर प्रदीप की, खालिद जावेद की, या फारूकी साहब की, शमसुररहमान फारूकी का वो कई चांद थे सरे आसमां छापा, ये किताबें छपी भी, बिके भी लोगों के बीच में, लेकिन वो भी चला नहीं पाए। तो इस वक्त हमारे यहाँ कम से कम वो जो, जिसको आप खालिस प्रकाशक कहें, जो किताबें लेता है और लोगों तक पहुंचाता है, वो बहुत कम है। ज्यादातर जो हमारे लिखने वाले हैं वो या तो अपनी जेब से लिख छपवाते हैं किताबें, कुछ को, कुछ खुशकिस्मत होते हैं उनको मिल भी जाते हैं पब्लिशर, कुछ पब्लिशर हैं जिनको लगता है कि भाई ये राइटर, मगर ये बहुत ही मुट्ठी भर लोग होते हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी किताबें प्रकाशक छापते हैं अपने शौक से, अपने पैसे से। जी ज्यादातर लोग ये जो है एकेडमिया और इस तरह के ग्रांट से, या फिर अपनी जेब से खर्च करके छपवाते हैं। हम्म। जी, जी इसलिए नसीम। पाठक पाठक तक किताबें भी जरा कम पहुंच रही हैं। जी। जी जी जी, नसीम अजीजी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म, यही बात मैंने पूछी भी है। अच्छा, दूसरी हम्म, बात ये है कि अ, जिनसे हम उम्मीद नहीं करते वहां से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, जैसे जागरण इनकलाब छाप रहा है।
अभी जी तक छाप रहा है, अब भी छाप जी रहा जी है। जी 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 तो ये एक बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय सहारा जी ने उर्दू का अपना एडिशन छापा। आज जी तक जी उर्दू एक बड़ी बात है। उसके अलावा जो पत्रिकाएं मुझे पता है थोड़ी बहुत, तहरीर नौ, अदब साज, शबो खून, या राष्ट्रीय सहारा की जो पत्रिका निकलती है वो। जी बाकी तो आप बता पाएंगे। एक पत्रिका का और मैं जिक्र करना चाहूंगी, उसका नाम है शेष पत्रिका। जी और अभी तो मैं भी बहुत समय से इस पत्रिका के टच में नहीं हूँ, लेकिन ये पत्रिका हिंदी और उर्दू दोनों में शाया करती थी। लिपि इसकी हिंदी ही रहती थी, शायद कुछ चीजें उर्दू में भी छपती थी। तो अभी कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आपकी नजर में हैं? देखिए, इस वक्त पत्रिकाएं बहुत निकल रही हैं उर्दू में। और जैसे शबखून का नाम लिया, कुछ बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गई हैं। शबखून बंद हो गया है, और ज़हन जदीद एक पर्चा होता था, ये बंद हो गया है। सौगात बंद हो गया है, बहुत से बड़े रसाले बंद हो गए हैं। और इस वक्त भी कम से कम 50 रिसाले उर्दू में निकल रहे हैं। लोग निकालते हैं, बहुत से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रिसाले तो उर्दू में बहुत लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर वही है कि कमर्शियल लाइन पे नहीं है। उनको या तो पाठकों, इमरोज है एक रिसाला, अभी अबुल कलाम कासमी निकालते हैं। मैंने कहा, अगर आप मेरे सामने होता तो मैं आपको दिखा सकता था 20 रिसाले जो मेरे पास अभी अभी भी आए हुए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद कम से कम 12-15 रिसाले आ गए मेरे पास में। तो रिसाले निकलते हैं, लेकिन और ज्यादातर हमारे यहाँ बहुत अच्छे मतलब जैसे कि मोटे और लिटिल मैगजीन ज्यादा हैं। मंथली बहुत कम है, क्वार्टरली और 6 महीने पे निकलने वाले ज्यादा हैं। तो रिसाले हैं, और उसमें चीजें भी छप रही हैं। लेकिन फिर भी मैं जी ये कहूंगा कि अभी बहुत ज्यादा रिसालों की भी मार्केट इस टाइम में नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों तक कोई रिसाला इस टाइम में, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। कि है तो सही रुसवाई की बात, लेकिन कहना ये पड़ता है कि इस वक्त जैसे मतलब ऐसे तो बहुत कई रिसाले हैं जो बड़े को अमेरिका में और कनाडा में भी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा जी बहुत कम रिसाला है जिसको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। वो 10-20 हाथ में, या जो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा हो। कोई वहां से शिराजा निकलता है, वो कुछ लोगों तक पहुंचता है। इधर से कुछ निकलता है, वो कुछ लोगों तक पहुंचता है। यानी कोई रिसाला ऐसा नहीं है जो बहुत, यानी जिस तरह से शायर आजकल ये सब जो रिसाले, शबखून, ज़हन जदीद, ये जो रिसाले थे, शायर आजकल अभी भी निकल रहा है, और ऐवान उर्दू निकल रहा है। पर ये जो है कुछ शायर, और आज सॉरी, शायर तो खैर एक प्राइवेट रिसाला है, और उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने, कि अभी तक 88-90 साल से वो निकाल रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और उन्होंने एक अपना बना रखा है। और ये आजकल, और ये इसका उर्दू काउंसिल का एक रिसाला है, उर्दू दुनिया के नाम से वो है। जी अंजुमन तरक्की उर्दू का रिसाला है, उर्दू अदब के नाम से। बहुत से रिसाले हैं, बड़े अच्छे रिसाले निकल रहे हैं। लेकिन वो रिसाले ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहे, यानी बहुत ज्यादा कुछ कुछ हलकों तक पहुंचते हैं। कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है। ये चल रहा है इस वक्त तो रिसालों का। यानी ऐसे रिसाले की सच में जरूरत है जी, कि जो बड़े बड़े पैमाने पे उर्दू अदब को इस तरह से करे। शेष की बात आपने की, मैं वो बता दूं आपको। शेष जो है, जमाल हसन जमाल सिर्फ उर्दू, सिर्फ हिंदी में निकालते हैं। और उसमें 90% जो उनका कंटेंट है वो उर्दू अदब से कहानी, शायरी, ये सब लेकर के वो उसका लिप्यांतरण करके उर्दू में, जी हिंदी में लिख करके उसको छपाते हैं, छापते हैं। इधर बहुत दिनों जी से उन्होंने भी रिसाला नहीं निकाला है। उनका भी मामला यही है कि वो बेचारे अपनी जेब से खर्च करके निकालते हैं, जितना उनसे बन पड़ता है वो निकालते रहते हैं। और अब इधर का कुछ काफी दिनों से मैंने भी नहीं देखा। जी जी। इस बहाने देखिए आपसे बात करके, ये वो चिंताएं हैं जिनको पूरा जी होना चाहिए। बात बिल्कुल। बात भले भले रुसवाई की हो, लेकिन इन्हीं बातों से जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, यहीं से कोई रास्ता भी निकलेगा जब हम चिंताएं यकीनन। करेंगे, फिक्र करेंगे और इस हाँ, बारे में सोचेंगे, इसको हम इशू बनाएंगे, तो रास्ते भी निकलेंगे। बिल्कुल, मैं जैसे मुझे चाहता हूँ कि याद ये है। इशू बने। जी। जी। हम्म। देश निर्मोही जी हैं जो आधार जी प्रकाशन चलाते हैं, उनकी एक पत्रिका निकलती है पल प्रतिपल। और जी पल प्रतिपल में मैंने बहुत अच्छे उर्दू रचनाकारों को पढ़ा है, जिनको जी जी पढ़कर मुझे लगा कि इतना अच्छा साहित्य मेरी पहुंच में नहीं था। अगर जी वो अनुवादित होकर उस किताब में नहीं छपता तो मैं उसको नहीं पढ़ पाती। जी जी क्योंकि जी अगर उर्दू स्क्रिप्ट में आपका फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, एक तो उर्दू स्क्रिप्ट का फ्लो, और दूसरी बात जो उर्दू के शब्द हैं, जो उनके मायने हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इन दो चीजों में फ्लो नहीं है तो पढ़ने का मजा किरकिरा हो जाएगा।
तो जो लोग अनुवाद करके ला रहे हैं, और अनुवादकों में आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने बहुत अच्छे लिटरेचर से हिंदी वालों को परिचित कराया और हिंदी वालों से उर्दू वालों को परिचित कराया। जी तो जी, आप भी शुक्रिया। हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुल हैं। और हम बातचीत के बिल्कुल अंतिम सवाल की तरफ हैं कि जो आपने जो संपादकीय लिखे अपने जी आजकल में, जी एडिटर जी जब आप वहां पर रहे तब, अ, तो आपने साहित्य और अदब की बहुत गंभीर सवालों को उसमें उठाया। जी, तो कोशिश इन की जी। संपादकियों जी इन संपादकियों का क्या मजमुआ प्रकाशित हुआ है? नहीं, वो तो नहीं हुआ है, प्रकाशित तो नहीं हुआ है। जी मैंने मेरी अदालत में कोई 30, नहीं, मेरे ख्याल में 34-35 इश्यूज निकले थे। और उसमें से कोई 30 के करीब ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल अदब के बारे में, यानी अदब और अदब की समाजियात, यानी ये वो जो जो आप जो बातें कर रहे थे अभी, इन इश्यूज पे मैंने बहुत बात की है कि भाई आखिर हमारे यहाँ क्या लिखा जा रहा है। कुछ चीजों पर हमारे यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई गजल का वर्चस्व है हमारे यहाँ, गजल इतनी हावी है पूरी उर्दू अदब पे, और उसके मुकाबले कविता यानी नज्म पर इतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने। दूसरी विधाएं जी जरा कमजोर पड़ रही हैं। तो ये क्यों है, ये सब पे भी बातें होनी चाहिए। और अगर हम एक तरफ इस तरह की, मैंने जो साहित्य के जो सवाल रहे हैं, साहित्य के प्योरली जो साहित्य, मैंने मैंने एक चीज ये की, मैंने कभी भी दारिया जब भी लिखा, मैंने भाषा के मसले पर बात नहीं लिखी कि भाई आखिर ये हम्म भाषा कोई उर्दू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैंने कहा भाई ये एक अलग है, ये अखबारी बहस है कि भाई हम्म आप अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, है ना। हम्म हमारे जो जो लोग उर्दू की रोटी खा रहे हैं वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा ये अलग बहसें हैं। हमारी जो बहस है, साहित्यिक पत्रिका है, तो इस पे साहित्य की बहस होनी चाहिए। और तो मैंने ज्यादातर ये कोशिश की, सारे इदारे जो मैंने लिखे साहित्य के सवाल पर, कि आखिर साहित्य क्या होता है, ये कैसा होना चाहिए, और साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं जो हमारे लिए जरूरी है। इन असनाफ पे हमारी तवज्जो कम क्यों है, हमने एक दूसरे को, यानी किसी एक को किसी पे इतना तरजीह क्यों दे रखा है। और तीसरी बात जो ये थी कि भाई जो समाज आखिर अदब को किस तरह से देख रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अदब का समाज पर कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये सब सवाल मेरे ज्यादा बड़े कंसर्न है। मैंने इन पर ज्यादा एडिटोरियल लिखे थे। किताब नहीं छपी है, मैं जी सोचता हूँ कभी वो सब, उन सबको देखूंगा, अगर कभी अभी भी वो सवाल रिलेवेंट हुए तो कभी हम्म छपवाऊंगा। किताबें मेरे पास कई सारी है, मैंने कहानियों की किताब छपवाना है, नज्मों की 2 किताबें लिख रखी हैं, मेरे पास जमा है। मैं पिछली पीत के कारणे के सिलसिले की जो उसका सीक्वल है, वो कंकर चुन चुन खाए के नाम से मैंने पूरा मजमुआ बना रखा है। बस वाह छपवा नहीं रहा हूँ, बस किसी न किसी तो वो पिछले, क्योंकि वो जो दोहा मैंने इस्तेमाल किया है, पिछली पीत के कारण है कंकर चुन चुन खाए। तो मैंने कहा पहला भाग तो मेरी पहली किताब हो गई थी, दूसरा भाग उसका जो है वो कंकर चुन चुन खाए के नाम से एक सीक्वल पूरा हो जाएगा। वो है। दूसरे एक मेरी नज्मों की किताब, नज्म क्या चाहती है, के उन्वान से, वो भी तैयार रखी हुई है। कहानी की किताब जो है मकर चांदनी और दूसरे अफसाने, उसको भी मैंने तैयार किया हुआ है। कहानी किताब भी मेरी कम से कम 25-24 साल हो गए छपे हुए। उसके बाद से कहानी नहीं छपाई, किताब नहीं छपाई मैंने। और अब आना चाहिए। अब आना चाहिए। मैं खुद इसको महसूस करता हूँ कि बहुत दिनों से मेरी कोई किताब नहीं आई। और मगर यह है कि खुशकिस्मती से मैं सोचता हूँ कि भाई जब तक कि किताब नहीं आती, कुछ थोड़ी जो इज्जत बची हुई है, किताब आ जाएगी तो लोगों के हाथ में होगी, क्या पता क्या हश्र हो उसका। तो मैं सोचता हूँ भाई इसी तरह से इज्जत बची हुई है तो बची रहे। जब किताब लोगों के हाथ में आएगी तो फिर वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और मुझे पता नहीं आपको कि मैं पानी में बह आप जाऊंगा या दूध में नहलाया जाऊंगा। जी आपको पढ़ने वाले आपकी किताब का इंतजार कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जो संपादकीय हैं, जिसको इदारिया कहा, जी जी। इनकी किताब जल्दी ही आए, क्योंकि ये एक गंभीर चिंतन देंगे जिस पर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। जी और जी अंत जी। में, चूंकि समय हो चुका है, मैं आपसे एक नज्म की उम्मीद कर रही हूँ कि अब उस नज्म से हम समापन करें। और इसके पहले मैं एक सवाल, किसने पूछा था मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग था इसलिए मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप नस्र भी लिख रहे हैं, नज्म भी लिख रहे हैं। किसी ने ये पूछा था कि दोनों में क्या लिखना आसान है? भाई देखिए ये बिल्कुल मुश्किल सवाल है। ये तो आपकी जहनी रौ है, जब जब आप किसी बात को महसूस करते हैं, यानी जब कोई तजुर्बा आप पर गुजरता है
और उस वक्त आप कैसे महसूस कर रहे हैं। अगर वो ख्याल तजुर्बा जो है बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है आपके पास में, यानी कुछ इस तरह आता है कि वो बात आप कहना तो चाहते हैं लेकिन आप खुलना भी नहीं चाहते। नज्म जो है, शायरी मेरे हिसाब से यही होती है कि मैंने शायरी जो मुझे मेरे पास आई भी, यानी जिसको जब मैंने शायरी को अपनाया, तो यही है कि मैं वो बात कहना चाहता था लेकिन ये खुलना नहीं चाहता था कि ये मैं किसके बारे में क्या बात करना चाहता हूँ। तो क्या बात करना चाहता हूँ वो तो बहरहाल लफ्जों में आ गया। किसके बारे में कह रहा हूँ ये नहीं मैं, कहानी में जो नसर में आप किरदार जमा करते हैं, कहानी की जबान या नसर की जबान जो है वो एक तरह से कहते हैं कि भाई मंतकी होती है, यानी उसको आपको किसी न किसी मंतक के जरिए उसको खड़ा करना होता है। शायरी में आप किसी ख्याल को आपको खड़ा नहीं करना होता। किसी शायर ने कहा कि भाई, एक शायर कहता है कि भाई खुदा बड़ा मेहरबान है, तो वो भी ठीक है, और अगले ही बार में वो अगले ही दिन उसको कहता है कि आसमान बड़ा जालिम है, तो वो भी ठीक होता है। दोनों से उसका कोई जवाब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है। उसने एक दिन उसको महसूस हुआ कि भाई खुदा के बाद खुदा की तारीफ करे, अगले दिन उसको महसूस हुआ कि भाई खुदा से उसको बड़ी शिकायत है, तो वो उसको वो करता है। कहानी और नस्र में जो है वो उसको एक ठोस जमीन देना पड़ता है। इसलिए लिखने की हद तक दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। लिखना खुद अपने आप में एक पेनफुल चीज है, बट इट इज अ पेनफुल प्लेजर। लिखने का जो अपना सुख है, साहित्य के लिखने का, जबान इट्स अ को जिस पेनफुल तरह से प्लेजर। अभिनय, बहुत तो वो जी, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर बात। बहुत बड़ी। जी जी, बहुत सुंदर शुक्र। बात है। इट्स अ पेनफुल प्लेजर। बहुत बहुत पेनफुल उम्दा प्लेजर। एक एक चीज मिली है। इट्स अ जी जी पेनफुल जी प्लेजर रियली। जी जी। ये हाँ, तो लिखने वाले ही जानते हैं कि वो किस जी तकलीफ से गुजरते हैं, जी और जी, किस बिल्कुल। मना स्थिति से गुजरते हैं, वही जानते हैं कितनी तकलीफ जी होती है। और जब लिख देते जी हैं तो वो शायद कुछ निकल जाता जी है जी वो भीतर से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, नहीं भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल असरार गांधी साहब का है। जी और फिर भी मैं, चूंकि उनको मुझे जवाब देना है, इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आपकी इच्छा है आप उन्हीं को जवाब दीजिएगा। ये उनका कहना ये है कि आपने जो नज्में लिखी हैं वो जी। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं या फिर सबके एक्सपीरियंस हैं। मैं बहुत बहुत ही मुश्किल सवाल है ये। और देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं कि बहरहाल अदब जो है वो एक तरह से कहिए, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ आर्ट एंड विजडम। यानी बहुत आर्ट खूब। भी एक चीज होती है, विजडम भी होता है। हमें जो है जिंदगी का जो शऊर है, उससे हम जो जो कुछ आप नतीजा अख्ज़ करते हैं वो होता है। और दूसरी चीज है कि भाई एक आर्ट है, जो जबान कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, तशबीह, इस्तेआरा, कनाया, ये सब कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज है। बहुत ब्यूटीफुल बात है। मैं ये अर्ज करूं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं, मैं नहीं, मेरा तजुर्बा नहीं है ये। कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे ये, और जिसको मैंने महसूस किया है, लिखा भी है, और कुछ उसमें जो है जिसको कहते हैं कि भाई कुछ जोड़ा भी है अपने तौर पे। मैं इस सवाल के जवाब में अभी मुझे बात करते करते याद आ गया, इब्न इंशा का एक शेर है। दो चीजें मैं सुनाना चाहता हूँ। एक इरफान सिद्दीकी का शेर है कि हमने इन लफ्जों के पर्दे में छुपाया है तुझे। मोहब्बत की शायरी के बारे में ही कह रहा हूँ कि हमने इन लफ्जों के पर्दे में छुपाया है तुझे, और इन्हीं से तेरी तस्वीर बना चाहती है। तो इन लफ्जों से क्या ही तस्वीर भी बन जाती है। और रह गई बात ये कि भाई इसका जवाब देने की कि ये मेरा तजुर्बा है, या सिर्फ मैं वैसे ही सिर्फ दुनिया को के सामने, मतलब जैसे सिर्फ अपनी कोई मतलब अपने फन का मुजाहरा करना चाहता हूँ। तो इब्न इंशा का के दो मिसरे हैं, एक शेर ही है वो, इब्न इंशा का। वो शेर है कि वे फर्ज करो ये हम बिपता अहले हमने, वफा। जी। नहीं नहीं, ये वो है कि फर्ज करो ये बिपता ये जी हमने की विपदा। जी से जोड़ फर्ज सुनाई करो। हो। जी। फर्ज करो ये बिपता हमने जी से जोड़ सुनाई हो। दूसरा मिसरा सुनिए कि फर्ज करो ये बिपता हमने जी से जोड़ सुनाई हो। फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो। क्या बात है, क्या बात जी है, जी, क्या ये बात। तो ये कभी कभी इब्ने इंशा का ये शेर भी मेरे काम आ जाता है कि मैं खुद को सोचता हूँ, और कभी इस तरह के सवाल से वास्ता पड़ता है, तो ये कोशिश करता हूँ कि इस शेर से के जरिए अपनी बात कह पाऊँ। आधा आधी जो बात मैंने कही, आधी एक किताब छप गई, आधी है, शायद दूसरी किताब छप जाएगी तो वो आधी भी नजर आ जाएगी, क्या है ये जी। सच्ची है कि अब नहीं है। अब आपकी एक नज्म
उसके बाद हम नज्म विदा का लेंगे मसला आपसे। ये है कि मेरे पास इस वक्त जो है वो आ, कोई, यानी या तो ये तो मेरे सामने वही किताब है जो पिछली पीत के कारण है। आप कहें तो मैं उसमें से एक आध नज्म सुना दूं, क्योंकि वो एक ही जी तरह की जरूर। नज्म होगी। जी। जी जरूर। तो जरूर। जी, मैं बहुत उसमें स्वागत। से जो सामने सामने जो मेरे नज्म आई है वो, मैं दो छोटी छोटी नज्में सुनाता हूँ। स्वागत। एक नज्म है मेरी, वीरान रास्ते की पैमाइश। वीरान रास्ते की पैमाइश। नज्म है कि वीराने से काशाने तक बस एक कदम की दूरी है। वीराने से काशाने तक बस एक कदम की दूरी है। एक कदम हो सकता है एक साथ का, एक पल का। एक कदम हो सकता है एक साथ का, एक हैवानी उम्र का, या एक नूरी साल का। वीराने से काशाने तक बस एक कदम की दूरी है। एक कदम हो सकता है एक साथ का, एक हैवानी उम्र का, या एक नूरी साल का। वीरान रास्ते की पैमाइश के लिए खुदा ने फरिश्ता मुकर्रर नहीं किया। क्या बात है, वीरान क्या बात। रास्ते की पैमाइश के लिए खुदा ने फरिश्ता मुकर्रर नहीं किया। और बहुत सुंदर नज्म। एक छोटी सी नज्म और सुनाता हूँ। इसका ये छोटी सी ये भी नज्म है, बुज़दिली नाम है इसका, उन्वान है इसका। जी। महबूब, नज्म है ये, एक ठहरी हुई दुनिया। हम्म। ये सुना छोटी सी नज्म है ये भी, कि करौंदे के मुनहनी पेड़ की छाया में बैठा हूँ। हम्म। करौंदे के मुनहनी पेड़ की छाया में बैठा हूँ। जिरा बख्तर पहने, कवच जो कहते हैं। जी। करौंदे के मुनहनी पेड़ की छाया में बैठा हूँ, जिरा बख्तर पहने। वहां जहां मेरे बाजू की मछली पर हवा का खालीपन है। वहां जहां मेरे बाजू की मछली पर हवा का खालीपन है। आओ और अपने होंठ रख दो। अरसे जंग मेरा मुंतजिर है, मैं तुम्हारा। क्या बात है, ये क्या बात शुक्रिया। है। बहुत यही दोनों बहुत। मैंने सुना। जी जी। और अंत में मैं चाहूंगी कि हमारे नौजवान दोस्त जो सुन रहे हैं आपको, और जो लिखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई बात। देखिए भाई, हम तो हर हर खुद हमने जिंदगी में एक चीज को समझा, और कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और ये कोशिश करना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि आप पढ़ें समझें, बल्कि उसको डिस्कस करें, डेलिब्रेट करें, लोगों से बातें करें। और कभी भी किसी लिखने वाले को ये नहीं समझना चाहिए कि उसने जो लिखा है वो कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है। हमेशा लिखने में, मैं खुद अपने तौर पे आज भी मेरा ये हाल है कि मैं कोई नज्म लिखता हूँ या कोई कहानी लिखता हूँ, तो चार पांच दोस्तों को बहुत ही झिझकते शर्माते कहता हूँ कि यार जरा देखो कुछ बात बनी कि नहीं बनी, कुछ कह पाया कि नहीं कह पाया। तो एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है, जिसको आप ये समझ रही हैं कि ये इस्तेलाह कहाँ इस्तेमाल होती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है वो हमेशा मेरे साथ आज तक रही है। 35 साल से लिख रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि लिखने वाले के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि उसके अंदर एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहे, कि पढ़े, वो खूब पढ़े, खूब लिखे। और जब ना लिखे, हमारे उस्ताद मोहतरम, यानी जिनको मैं अपना उस्ताद मानवी समझता हूँ, बेदी साहब ने एक बात कही थी कि भाई लिखने वाले को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना तेल जल गया, कितना कागज बर्बाद हो गया। उसे तो जब तक कि वो इत्मीनान ना कर ले, उसे लिखना चाहिए। और उसके बाद भी अगर उसका कोई एडिटर वापस कर देता है तो वो एडिटर नाअहल है, आप नहीं है। तो आपको सही। ये कोशिश करना चाहिए कि आप अपने तौर पे पहले चीजों को समझें, पढ़ें, ये जानें कि दुनिया में क्या लिखा गया है, उर्दू अदब में, दूसरे अदबों अदब जबानों के अदब में क्या लिखा गया है। और अपने तजुर्बे को, अपने सच्चे तजुर्बे को बयान करने की कोशिश करें। झूठी किसी की जी। सुनी हुई बात को अपने तौर पे लिखने के बजाय पहले अपने तजुर्बे को बयान करने की कोशिश करें, और एक बड़े कैनवस पर उसको, चीजों को देखने की कोशिश करें। जी। जी। जी इस जी। बातचीत में शुक्रिया। हमारे साथ में बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दोस्त लगातार जुड़े हुए थे।
मैं एक आध टिप्पणी पढ़ना चाहूंगी। सैयद हसन कायम रजा साहब ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, सिंधी का भी सम्मान है। इनमें भी अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और बेशक बेशक, इसमें क्या शक है। जी नसीम नसीम अजीजी साहब लगातार हमारे साथ में रहे, बहुत शुक्रिया आपका। फयाज खान साहब हमारे साथ लगातार रहे, बहुत शुक्रिया। मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन जी जी हाँ ये जरूर है कि इस मंच पर आकर के तहरीक बकाए उर्दू के पेज पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और खुर्शीद अकरम साहब से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत एनरिच फील कर रही हूँ। शुक्रिया तौहीद खान साहब। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ इस पेज को चलाने वाले जो एडमिन हैं, जिनकी जो इसमें सक्रिय लोग हैं, इरफान आरिफ साहब का, जाकिर मलिक जी, सैयद फारूक बुखारी जी का, कि वो इतने अच्छे से इस पेज को चला रहे हैं और लगभग हर दिन वो इस पर प्रोग्राम करते हैं। और आगे मेरे बहुत से सवाल, बहुत सी बातें आपसे बाकी हैं, जो मुझे लगता है कि जैसे ये मेरा दूसरा मौका है आपसे बात करने का, और ऐसे जी ही ये सिलसिला चलेगा। और अब जब ये सिलसिला चलेगा तो आपसे बहुत सी बातें करनी है, जी एस्थेटिक्स पर बात करनी है, कंपैरेटिव एनालिसिस पर बात करनी है, जी और जी सबसे इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पर आपसे बात करनी है। तो जी मैं दोस्तों आगे जी, जी मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैं भी इनका तहरीक बकाए उर्दू वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन तमाम दोस्तों का, मैं खुद भी देख रहा था, बहुत से लोग दोस्तों के नाम सामने आ रहे थे, वो लगातार जुड़े रहे और हिम्मत अफजाई के अल्फाज अदा करते रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे, मेरे जैसे मामूली लिखने वाले की बातों को इतना ध्यान से सुना। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहरीक बकाए उर्दू और ये हमारे इरफान आरिफ साहब और इनके अहबाब का। और आपका भी संध्या जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आप बड़ी तैयारी के साथ आई हमसे बात करने के लिए। और अगली बार बेशक हम जो है और ज्यादा कोशिश करेंगे कि और ज्यादा अच्छी और ज्यादा मीनिंगफुल बातें हो सके हमसे, हम थोड़ा अपनी बात को और आगे बढ़ा सकें। आप आज की गुफ्तगू जी, के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया, और मैं सबको कहती हूँ शुभ संध्या, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आदाब।